हुआ है क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तो बेसिकली ये बिजनेस एनवायरनमेंट बोलो, कमर्शियल नॉलेज, तो इसमें लास्ट वीक डिस्कशंस चालू किया था मैंने। लास्ट वीक नहीं हो पाया था, है ना सर? मेरा आई इन्फेक्शन कुछ प्रॉब्लम था तो मैं नहीं ले पाया था। तो आज कंटिन्यूएशन होगा लास्ट वीक का। तो लास्ट वीक जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था हम लोगों का, टॉपिक का नाम क्या था, किसको याद है? Organization facilitating business. वेरी गुड सर, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ कि हमारे देश में जो बिजनेस चलता है, हमारे देश में जो बिजनेस चलता है, मतलब बहुत सारे बिजनेस चलता है ना सर, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी टाइप्स ऑफ बिजनेस, स्पेशली कंपनी टाइप्स, नॉन कंपनी लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जैसे मान लो पार्टनरशिप बिजनेस। सवाल ये है कि बिजनेस तो अलग अलग तरीका के बन जाएगा, लाइक पार्टनरशिप कर लो, सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो, फिर आपका कंपनी बना लो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोल के एक होता है, जॉइंट फैमिली बिजनेस, कुछ भी बना लो, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि बिजनेस बनाने के लिए चाहिए एंटरप्रेन्योर, है ना सर? बिजनेस बनाने के लिए चाहिए आपको एंटरप्रेन्योर, मतलब जो रिस्क उठा के बिजनेस कर पाएगा। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आपको बिजनेस करना है, बट आपको बिजनेस करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन का भी जरूरत पड़ेगा। ये सर नो सर, मतलब जो आपको कंट्रोल करेगा। जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में तो सुने होंगे सर। हेलो, अरे स्टॉक Yes, मार्केट sir. के बारे में तो आप लोग सुने होंगे। तो Yes, sir. स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट बहुत लोग यहाँ पर है सर जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई भी करता है मेरे पास, तो वो लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं हाँ सर करके। अच्छा, तो पॉइंट इज दैट कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी जैसे आज मोस्ट प्रोबेबली अपडेट चल रहा है 60,000 के आसपास सेंसेक्स चल रहा है। पता है सर सेंसेक्स निफ्टी क्या है? 60,000 ऊपर যাচ্ছে। हाँ, 60,000 क्रॉस कर गया सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स निफ्टी क्या है सर, किसको पता है? बोलो, क्या आइडिया है सेंसेक्स निफ्टी के बारे में, जल्दी बोलो सर। সেন্সেক্স তো হচ্ছে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের তো আর যাকে বলে অর্গানাইজেশন, যেটা बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है? ওই পার্টনার অর্গানাইজেশন সামথিং কিছু একটা বলে। नहीं सर, इसको बोलते हैं इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स, ठीक है। ऐसा टाइप्स ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मतलब सूचक, बंगाली में ऐसे बोलते हैं सूचक, मतलब जो आपको कुछ मैटर सूचित करता है, मतलब आपको इन्फॉर्म करता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें सेंसेक्स में ऑलरेडी 30 बेस्ट कंपनीज जो निफ्टी के मतलब बीएसई के अंदर होता है उसका डिटेल्स होता है। निफ्टी जो होता है वो एनएससी के अंडर में चलता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर पे। तो ये बेसिकली हमें ये बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में कंपनी का परफॉर्मेंस, लोगों का सोच, इकोनॉमी के प्रति लोगों का फीलिंग्स, ठीक है, कि बुलिश है कि बेरिश है, ये हमें बताता रहता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और धीरे धीरे आगे हर पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ। तो मैं बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट के बारे में क्यों बात किया जानते हो? मैंने इसलिए बात कर लिया बिकॉज ये जो पूरा स्टॉक मार्केट है ना, इसको कंट्रोल करने वाला एक कंपनी होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी नहीं बोलना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट सेक्टर्स को कंट्रोल करता है। क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? SEBI. सेबी, थैंक यू सर, ठीक है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो क्या स्क्रीन में? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नो सर। नहीं सर। एक सेकेंड अभी दिख रहा है? Yes, हाँ sir. सर। तो अगर आप थोड़ा सा नज़र डालते हो, ये मैंने गूगल में ही ओपन किया, गूगल फाइनेंस में मैं इसको बेसिकली आपको शो कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे, ये देखो सर, लुक जस्ट लुक हियर। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में स्टार्ट इसलिए कर दिया बिकॉज मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। मतलब बिजनेस तो कंपनी करता है, लेकिन उस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत होता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं सर जो फंड देके हेल्प करते हैं। क्या देके हेल्प करता है सर? आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। फंड समझते हो ना? अरे फंड मतलब क्या? पैसा, है ना। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जो आपको फंड नहीं देता, है ना। तो कुछ होता है फंडिंग इंस्टीट्यूशंस और कुछ होता है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशंस फंडिंग वाला हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस नॉन फंडिंग वाला हो, मतलब वो आपको शायद पेमेंट, मतलब किसी भी तरह का लोन का मतलब
प्रोवाइड करना, इस तरह का सुविधा शायद नहीं देगा आपको, ठीक है। बट ऐसे नॉन फंडिंग में फेमस क्या क्या है, जैसे कि आरबीआई, दिखाई दे रहा है ना सर आप लोगों को? हाँ नॉन सर। फंडिंग में फेमस है Yes. आरबीआई, फेमस है सेबी, फेमस है सीसीआई, फेमस है आईआरडीएआई, ठीक है। मतलब ये कुछ ज्यादा ही फेमस है, बिकॉज पूरा का पूरा कंपनी चलता है सेबी के कंट्रोल पे, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है आरबीआई के कंट्रोल पे, पूरा का पूरा कंपनी। सर मार्केट में कंपटीशन बोल के चीज होता है, जानते हो कि नहीं जानते? ये जो हाँ मार्केट है, ये जो इकोनॉमी में इसके इसमें इस पे कंपटीशन है ना, बिजनेस टू बिजनेस में कंपटीशन। अरे Yes. yes, sir. हर बिजनेस के अंदर कंपटीशन है, यस और नो? यस, Yes. है ना। जैसे मानो कि अगर मैं आप लोगों का जो मतलब बहुत मतलब आप लोग जानते हो ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा, ऐसे तो है बहुत कुछ, बट आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में मैं जरूर बात करूंगा। जैसे अगर मैं टेलीकम्युनिकेशंस में बात करूँ, हाँ सर, अगर मैं आप लोगों से टेलीकम्युनिकेशंस में बात करूँ, हमारे इंडिया में करेंटली टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में क्या क्या कंपनी है आप लोग जानते हो, जल्दी बताओ सर। Reliance, VI, BSNL, Airtel. रिलायंस का, जियो, रिलायंस का दो था सर, एक रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी का था वो अभी नहीं है, ठीक है, उसका ऑपरेशन बंद हो गया है। रिलायंस जियो है, एयरटेल है, और VI वीआई, VI वोडाफोन VI आइडिया, और BSNL. और इधर है आपका सरकारी में बीएसएनएल। इसका भी पत्ता कट हो गया, कंपटीशन में ये है नहीं, इसका अलग काम हो गया सर। ये बेसिकली गवर्नमेंट का जो लाइसेंस होता है ना, वो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करके ही मेनली इनकम करते हैं। नॉर्मल बीएसएनएल का जो बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस जो है, लाइक जैसे हम लोग वोडाफोन आइडिया में रिचार्ज करते हैं ना, वो बीएसएनएल वाला कस्टमर आजकल बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली उसमें फोकस भी नहीं करना चाहता, वो चाहता भी नहीं है कि बीएसएनएल को लोग ले, मतलब इसका मेन काम हो गया कि स्पेक्ट्रम जो है गवर्नमेंट का जो लाइसेंस है उसको सेल करके, ये बेसिकली गवर्नमेंट का लाइसेंस का सेलिंग का जो पैसा है वही बीएसएनएल का ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये अलग मुद्दा है। मेनली अगर मैं बात करूं, चलो सर, प्राइवेट प्लेयर्स जो 3 हैं जिनके पास पूरा का पूरा टेलीकम्युनिकेशंस का लाइसेंस है, उसमें रिलायंस जियो जो न्यू एंट्री है ना सर। क्या रिलायंस जियो आप लोग बचपन से जानते हो? No sir, new. नो सर। है ना। तो बचपन का प्यार क्या है, एयरटेल या वोडाफोन या आइडिया? एयरटेल। बचपन बचपन का प्यार, हाँ, मुझे भूल नहीं जाना रे, एयरटेल गाना गा रहे हैं आजकल, ठीक है। बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, मतलब एयरटेल बोल रहा है कि मेरे को नहीं भूलना है। ऐसे एयरटेल थोड़ा लॉस में जा रहा है सर। तो वोडाफोन आइडिया, इसका तो इतना हालत खराब हो गया आजकल कि अकेला अकेला टिक नहीं पाया, अकेला अकेला टिक नहीं पाया, मतलब सरवाइव करना मुश्किल हो गया बिजनेस वोडाफोन का, और इधर आइडिया का, दोनों अलग था ना। ये था आपका बिरला का, आदित्य बिरला ग्रुप का था आइडिया, और वोडाफोन तो फॉरेन कंपनी था जो हच को, हच था ना सर, आप लोग जानते हो वोडाफोन, वोडाफोन से पहले ना उसका नाम था हच, किसी को पता है आप लोगों को? हाँ सर, ऐसा था। जब हम लोग छोटे थे, आप लोग जैसे नहीं, आपसे थोड़ा और छोटे थे, 2003-4 ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ 2-3 ऐसा 3-4 के आसपास के टाइम, तब हच हुआ करता था, ठीक है। हच हुआ करता था, फिर वोडाफोन इंग्लैंड का, यूके का कंपनी है, वो हच को एक्वायर कर लिया और वोडाफोन हो गया। तो अभी इंटरनेशनल है ये, बट ये इसका भी बिजनेस कंडीशंस इन इंडिया स्पेशली उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। ये सब फाइनेंशियल डेटा मैं आप लोगों को बताऊंगा कभी। बट मेरे को अभी कहने का मतलब ये था कि ये जो बिजनेस के अंदर कंपटीशन है, कौन किसको लेगा, कौन किसके साथ जाएगा, जैसे वोडाफोन और आइडिया में क्या हो गया सर, एक मार्ज हो गया है ना सर, वोडाफोन और आइडिया में मार्ज हो गया रिसेंटली, और एक कंपनी में मार्ज का बात चल रहा है, आप लोगों को खबर मिला है सर? जी एंड सोनी, खबर मिला है? Yes sir, कल आप नो बता सर। रहे थे. हाँ, जी एंटरटेनमेंट एंड सोनी एंटरटेनमेंट, ये दोनों मार्च कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि कौन किसको compete करेगा, कौन किसके साथ मार्ज हो जाएगा, कौन किसको एक्वायर कर लेगा, ये कुछ स्पेशल मैटर नहीं हो जा रहा है। हाँ सर, आप लोगों की नजर में अकेला अकेला चल रहा था, compete कर रहा था, अचानक से एक्विजिशंस में आ रहा है। तो ये सब चीजें देखने के लिए कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए सर। अरे ये सब चीजें देखने के लिए सीसीआई है सर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कुछ बात समझ में आ रहा है? हेलो।
कुछ बात समझ में आ रहा है क्या नहीं? सीसीआई का रिसेंट केस में सबसे बेस्ट केस क्या हो सकता है? कोई बता सकते हो मुझे कि सीसीआई का बेस्ट एग्जांपल रिसेंट ट्रेंड में? रिसेंट ट्रेंड में एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, अमेजन बिग बाजार डील। सुने हो कि नहीं सुने? ऐसा है। यस सर। है ना, अमेजन बिग बाजार डील, अमेजन वर्सेस रील, मतलब बेसिकली डील जो है वो किसको लेके है? बिग डील बाजार जो को है लेकर। डील बिग बाजार को लेके है ना। ऑन 29th August Reliance Industries announced that it had acquired Future Group retail business across apparel, lifestyle, grocery segment by paying up close to 25,000 crore। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को जो स्क्रीन में मैं शो कर रहा हूँ? Yes, हाँ sir. सर, which made Yes, all the, sir. इसका मतलब क्या हुआ था, सारा का सारा रिटेल ब्रांड्स यू नो दैट इज बिग बाजार, नीलगिरी, एफबीबी, इजी डे, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री were supposed to enter the Reliance stable. With this deal, Reliance intend to strengthen its position in the country's retail industry, since it's enabled the enterprise to control nearly third of the revenues generated by retail stores in India. However, as soon as deal came to light, Amazon decided to intervene. बीच में कौन आ गया सर? Amazon आ गया। Amazon had acquired 49% stake in Future Coupons for around 1500 crore। बात समझ रहे हो सर? फ्यूचर कूपन में Amazon का 49% स्टेक है। बिजनेस में कूपन सिस्टम चलता है ना, उस कूपन में Amazon का 49% स्टेक है, जिसका वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 1500 करोड़। इन 2019 का बात है। फ्यूचर ग्रुप इन टर्न ओन्स पार्ट ऑफ फ्यूचर रिटेल। तो फिर फ्यूचर कूपन्स का क्या हो गया? फ्यूचर कूपन्स इन टर्न ओन्स पार्ट ऑफ फ्यूचर रिटेल। अब ये फ्यूचर कूपन किस मतलब किसका पार्ट हो गया? फ्यूचर रिटेल का हो गया, मतलब बिग बाजार। ठीक है, सो टेक्निकली थ्रू दिस एक्विजिशन Amazon also acquired a teeny stake in फ्यूचर ग्रुप। क्योंकि उसके पास कूपन का स्टेक है, तो फिर इसका मतलब ये हो जा रहा है कि फ्यूचर ग्रुप में भी Amazon का स्टेक है, छोटा सा भी है पर है तो सही। एंड Amazon claims that फ्यूचर ग्रुप हैज वायलेटेड ए non-compete, बात ध्यान से सुनना, non-compete clause and a right of first refusal pact in agreement that barred Future Group from selling its business to rivals, including Reliance. It decided to take the matter to the Singapore Arbitration Center, the chosen seat for dispute settlement। मतलब ये लोगों ने चूज किया कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन बिजनेस रेजिलेशंस में वो लोग बात करेगा। सिंस constituting a panel takes too long, Amazon requested an emergency arbitrator to hear them out. Arbitrator ruled in favor of Amazon and put in an interim stay on the future Reliance deal till a proper panel was constituted to finally decide the matter. But here is the thing, such awards are not valid as is, and Amazon will have to get in enforced through an Indian court. However, the Indian Arbitration Act does not recognize such interim awards but only final awards. Now, ये interim कुछ नहीं, वो final में believe करते हैं। Reliance and Future Group, on the other hand, have decided to simply ignore the Singapore ruling to proceed with the deal because they believe that this ruling will not be recognized in Indian courts anyway. Singapore court का decisions India में काम नहीं करेगा। Amazon has commented that if this ruling is not honored, then it will hurt foreign investment sentiment. Amazon का कहना है कि अगर, बिकॉज सिंगापुर क्या करता है ना, इंटरनेशनल बिजनेस फैसिलिटेशंस में काम करता है, तो सिंगापुर के थ्रू से बहुत सारा कंपनी इंडिया में भी काम करता है, फंडिंग मिलता है, स्पेशली फंडिंग मिलता है। मतलब सपोज अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका से इंडिया में आना चाहता है, पर शायद वो डायरेक्ट अमेरिका नहीं पहुंच सकता, वो सिंगापुर के थ्रू से इन्वेस्टमेंट जोन है, उसके बारे में मैं कभी चर्चा करूंगा आप लोगों को कि सिंगापुर थ्रू होके या दुबई थ्रू होके या मॉरिशस थ्रू होके वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर Amazon इंडिया में बिजनेस करता है या फिर और भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिजनेस करते हैं, तो उसमें सिंगापुर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने में। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ना कुछ इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर है सर। हाँ सर, हेलो, क्या थोड़ा टफ लग रहा है क्या पॉइंट, या फिर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? क्या रे, थोड़ा सा मैटर, टफ है। थोड़ा सा टफ लग रहा है? थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ मैं आपको, डोंट वरी। मैं एक्चुअली अभी पॉइंट समझा, मतलब बेसिकली केस थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहा था, अभी मैं मैटर को इजी कर देता हूँ, रुको। मैं समझ गया सर, क्योंकि ये आप लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा, ये फाउंडेशन लेवल में ऑब्वियसली थोड़ा टफ हो जाता है, डोंट वरी। अच्छा, बेसिकली ये रहा अपना इंडिया और ये रहा अपना सिंगापुर। ये देखो सिंगापुर दिख रहा है ना, सिंगापुर सबको। ये सिंगापुर, दुबई जैसा कंट्री क्या करते हैं जानते हो? ये इंटरनेशनल बिजनेस फैसिलिटेशंस में काम करता है। सपोज मानो कोई अमेरिकन कंपनी को इंडिया में आना है, ठीक है, किसी अमेरिकन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करने के लिए आना है, तो वो क्या करता है नॉर्मली, सिंगापुर के थ्रू से
कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू से वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। मतलब एक्चुअली यहाँ पर उस तरह का फाइनेंशियल क्या बोलो सर हब बनाया गया है जिसके थ्रू से किसी भी कंट्री में वो बिजनेस के लिए जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बीच में सिंगापुर टपक गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा अमेजन और रिलायंस का डील सिंगापुर के जाने के पीछे यही बेसिक रीजन है। लेकिन अभी सिंगापुर कोर्ट का बात, अगर इंडिया सिंगापुर कोर्ट अमेजन को जिताया, ठीक है, कि भाई अमेजन सही है, रिलायंस जो है वो बिग बाजार को नहीं ले सकता, मतलब बिग बाजार रिलायंस को सेल नहीं कर सकता जब तक अमेजन उसमें एग्री ना करे। तो अब इस पॉइंट में क्या हो गया, अमेजन हैज कमेंटेड दैट इफ द रूलिंग इज नॉट ऑनर्ड, मतलब सिंगापुर वाला कोर्ट जो अमेजन को मतलब बेसिकली जिताया, वो बोल रहे कि अगर ये वाला फैसला ऑनर नहीं होता देन इट विल हर्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स, but the deal with Reliance is also important for Future Group because it said that if the deal fails, Future Retail will go into liquidation and result in job losses up to 29,000 employees। मतलब अगर 25,000 करोड़ का जो डील रिलायंस के साथ बिग बाजार का हुआ है, अब बात समझो सर, रिलायंस के साथ बिग बाजार का जो डील हुआ है, रिलायंस एंड बिग बाजार, कौन किसको ले रहा है जल्दी बोलो। रिलायंस बिग बाजार को। बदले में बिग बाजार को कितना मिलेगा? 25,000 crores। 25,000 करोड़ अप्रॉक्स। ओके, एक्चुअली बिग बाजार का बहुत ज्यादा मार्केट लोन है, सिंपल समझो, ठीक है। बिग बाजार का मार्केट में बहुत ज्यादा लोन है, तो ये 25,000 करोड़ इनको मिलेगा, तो ये अपना लोन जो है मार्केट में वो लोन रीपे करेगा और क्या हो जाएगा, फ्रीडम मिल जाएगा उसको। हाँ सर, मार्केट में जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के तले दबेगा नहीं, वो एक फ्री हो जाएगा कि भाई चलो मैं फ्रेशली कुछ नया स्टार्ट कर सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी लाइबिलिटी। फ्यूचर बिग बाजार जो है वो फ्यूचर का पार्ट है, इसका कंपनी का नाम है फ्यूचर ग्रुप। स्टॉक मार्केट में भी मिल जाएगा आपको, कहाँ जाना है, जस्ट यहाँ पर लिखो फ्यूचर रिटेल, शेयर भी आपको मिल जाएगा। ये रहा फ्यूचर रिटेल, दिख रहा है सर, 47.85 करके चल रहा है। अगर मैं आपको लास्ट 5 साल का डेटा दिखाऊं तो कभी ये 700 का भी चलता था, दिखाई दे रहा है क्या? एक टाइम था 2018 के आसपास में जब बिजनेस एकदम 17-18 में टॉप लेवल में था, ऑलमोस्ट 600 के आसपास, लेकिन वही शेयर अभी 47 में चल रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस का ये सिचुएशन। कंपनी अभी बंद नहीं हुआ है, अभी तो डीलिंग्स मार्केट में पेंडिंग है। तो पूरा का पूरा केस क्या चल रहा है सर, केस को समझो, रियल लाइफ केस से ही आपको मैं क्लास स्टार्ट कर दिया आज, ठीक है, ना कोई इंट्रोडक्शन ना कुछ, एकदम डायरेक्ट रियल लाइफ केस। उसके बाद में किताबी बात में जाऊंगा कि आप लोग रियल लाइफ जो हो रहा है उसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो बिग बाजार को अगर 25,000 करोड़ मिल जाए तो लोन रिपे हो जाए, और बिग बाजार का जो मार्केट लाइबिलिटी है वो रिपे करेगा, तो उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। थोड़ा मतलब वो फ्यूचर का जो ओनर है ना, वो है आपका उनका नाम है किशोर बियानी, ठीक है, जो बेसिकली फ्यूचर ग्रुप का ओनर है, उनको बहुत हेल्प हो जाएगा। तो रिलायंस राजी था, और रिलायंस भी चाहते कि उसका बिजनेस डेवलप करे, बिकॉज रिलायंस रिटेल बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है। ऑलरेडी रिलायंस बहुत सारे चीजों में है, आप लोग जानते हो, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल, जानते हो ना सर, रिलायंस का रिटेल में रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल, ये सब बहुत अच्छा चलता है। अरे यस सर। यस ना, यस। तो अभी बीच में अमेजन टपक के आ गया। हाँ बोलो सर, बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो? বিগ বাজার স্যার, বিগ বাজার যে স্যার এখন তো ব্যবসা ডাউন আছে, তাই জন্য স্যার শেয়ার মার্কেট পড়ে গেছে। এটা কি কোনো সময় রিলায়েন্স কি জিও, রিলায়েন্স কি অ্যামাজন যার কাছেই থাকুক না কেন, जब ব্যবসা ইমপ্রুভ হবে তখন তো স্যার অবভিয়াসলি শেয়ার মার্কেট তো বাড়বে। ऑब्वियसली अगर 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 ये डील इन लोगों के बीच में जो डील चल रहा है, ये डील अगर फाइनलाइज हो जाए तो शायद नाम यही रहेगा, नाम ये भी रह सकता है, डिपेंड करता है कि रिलायंस क्या सोचेगा। अगर देख कंपनी रिलायंस खरीद लेगा तो रिलायंस इसको अपने कंपनी के अंदर भी ले सकता है, या फिर फ्यूचर को अलग से चला भी सकता है, वो उसके ऊपर है। वो रिलायंस सोचेगा कि फ्यूचर रिटेल को फ्यूचर रिटेल नाम पे स्टॉक मार्केट में रखना है या फिर उसको रिलायंस के अंदर इंक्लूड कर देना है, वो फ्यूचर में समझा जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर फ्यूचर रिलायंस डील पक्का हो जाए, कंफर्म हो जाए, तो फिर फ्यूचर मार्केट मतलब इसका जो स्टॉक मार्केट में जो इसका जो इफेक्ट है वो ऑब्वियसली ग्रो करेगा, ठीक है। बट लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखोगे, ये देखो, ये रहा लास्ट 1 साल में ये सिचुएशन रहा है, अप डाउन, कभी लग रहा है अभी हो जाएगा, लेकिन जैसे कोर्ट केस में जा रहा है, केस जब भी कोर्ट में जा रहा है, जब भी पेंडिंग हो जा रहा है, तो उसमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट काम कर रहा है। ये 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इट्स प्योर बिजनेस कॉन्सेप्ट सर। कोर्ट क्या डिसाइड करता है, कंपटीशन कमीशन क्या बोलता है, सब कुछ मार्केट को कंट्रोल करता है। आप समझ रहे हो ना सर? अब पूरा मैटर को सिंपल समझो, क्या हो गया, अब रिलायंस और बिग बाजार के बीच में कौन आ गया सर? अमेजन आ गया।
अमेजन का क्या कहना है, इतना दिन जो बिग बाजार बिजनेस करता है तो फ्यूचर कूपन बोल के एक होता है सर, जैसे कूपन वगैरह आप लोग मार्केट में मिलता है ना, वैसे कूपन बिजनेस एक होता है, सोडेक्सो बोल के एक कंपनी होता है, वो भी कूपन बिजनेस में है, ठीक है। तो फ्यूचर कूपन भी एक होता है जो फ्यूचर रिटेल का ही एक पार्ट है, मतलब बिग बाजार का ही एक बिजनेस पार्ट है। इस फ्यूचर कूपन में अमेजन का 49% स्टेक है फ्यूचर कूपन में। और जो फ्यूचर कूपन किसका पार्ट है सर, फ्यूचर कूपन किसका पार्ट है, बोलो सर। फ्यूचर कूपन किसका पार्ट है, फ्यूचर रिटेल का पार्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, हेलो। बिग बाजार जो है ब्रांड जो है, इसका मेन कंपनी का नाम है फ्यूचर रिटेल, ओके। इसी फ्यूचर रिटेल का एक बिजनेस है फ्यूचर कूपन। जो कूपन मार्केट में आप लोग कूपन यूज करते हो ना, ये अलग अलग कूपन नॉर्मली कंपनी लेवल में जो एम्प्लॉइज होते हैं ना उनको भी मिलता है, कूपन यूज करके बहुत सेल बढ़ता है कंपनी का। अब ये फ्यूचर कूपन में किसका इन्वेस्टमेंट है, अमेजन का, बात समझ अमेजन रहे का। हैं। अब ये फ्यूचर कूपन में अमेजन का कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट है, 49%। इसका मतलब ये ना हुआ कि फ्यूचर रिटेल में भी अमेजन का इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज फ्यूचर कूपन इज पार्ट ऑफ फ्यूचर रिटेल। तो फिर अमेजन का अगर फ्यूचर कूपन में इन्वेस्टमेंट है तो फिर ये भी बोला जा सकता है कि फ्यूचर रिटेल में भी अमेजन का इन्वेस्टमेंट है। अरे মানে हाँ স্যার सर। যেটার ভ্যালু আছে 1500 কোটি টাকা ওইটাই। यस, जिसका वैल्यू आज 1500 करोड़ है। समझ में आ रहा है सर, मतलब थोड़ा सा भी सही, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा परसेंटेज तो होगा, 1% के आसपास 1500 करोड़ जितना वैल्यूएशन होता है उतना परसेंटेज फ्यूचर रिटेल में अमेजन का भी परसेंटेज है। लेकिन अभी सवाल यही है कि बिग बाजार एक्चुअली यहाँ पर खेल ये है कि अमेजन चाहता था बिग बाजार को लेने के लिए, समझ रहे हो सर। अमेजन चाहता था बिग बाजार को लेना है बिकॉज उसका ऑलरेडी फ्यूचर कूपन में स्टेक है। तो अमेजन यही चाहता था कि बिग बाजार को वो ले ले, लेकिन बिग बाजार इसको सेल कर दिया रिलायंस को। तो कंपटीशन के हिसाब से कंपटीशन कमीशन का पूरा डिटेल से एक एक्ट होता है सर, ठीक है। उस एक्ट के हिसाब से अमेजन का मानना है कि ये रिलायंस बिग बाजार सही नहीं किया रिलायंस को सेल करके, उसको पहले हमारे साथ बात करना चाहिए था। लेकिन बिग बाजार ने डील पक्का कर लिया 25,000 करोड़ में, किसके साथ, रिलायंस के साथ। जैसे ही रिलायंस के साथ बिग बाजार ने ये डील पक्का कर लिया, अमेजन क्या हो गया, गुस्सा हो गया। अब अमेजन इंटरनेशनल बिजनेस आर्बिट्रेशन सेंटर जो सिंगापुर कोर्ट है वहां पर केस फाइल कर दिया। लेकिन अब सवाल है कि क्या सिंगापुर वाला कोर्ट का डिसीजन इंडिया में चलेगा। अब ये इंडिया डिपेंड करता है कि इंडिया इसको ऑनर करेगा कि नहीं करेगा। बट इंडियन सुप्रीम कोर्ट अमेजन को नहीं देना चाहता, मतलब अभी तो अमेजन ही जीता है, बट अभी भी केस पेंडिंग है कि अमेजन को जिताएगा। अगर अमेजन जीत जाएगा तो फिर बिग बाजार का जो डील है रिलायंस के साथ वो डील कैंसिल हो जाएगा। और डील कैंसिल हो जाएगा तो फिर बिग बाजार को लिक्विडेट करना पड़ेगा। लिक्विडेट करना मतलब बिजनेस को टोटली बंद करना है। और अगर लिक्विडेट करना है तो बिग बाजार के पास करेंटली 29,000 एम्प्लॉइज है। बात समझो सर, 29,000 एम्प्लॉइज इंडिया जैसा कंट्री में उनका पूरा जॉब लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर। It remains to be seen if Indian courts will take into a persuasive value of arbitration court into account or give a nod to Reliance and Future Group instead। मतलब अगर रिलायंस फ्यूचर को डील पक्का कर दे तो इनका जॉब नहीं जाएगा। लेकिन उधर अमेजन का मानना है कि अगर ऐसा मतलब, क्योंकि अमेजन का मानना है कि ये जो डील हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, बिकॉज फ्यूचर ग्रुप को अमेजन के साथ बात करके ही डील पक्का करना चाहिए था। फ्यूचर ग्रुप को अमेजन के साथ बात करके रिलायंस के साथ डील करना चाहिए था। लेकिन फ्यूचर ग्रुप ने विदाउट एनी डिस्कशन विद अमेजन या फिर अमेजन को माना ही नहीं उन्होंने, वो डायरेक्ट रिलायंस के पास चला गया। अब अमेजन का मानना है कि अगर सिंगापुर कोर्ट का डिसीजन नहीं मानता है, कौन, इंडियन कोर्ट, अगर इंडियन कोर्ट सिंगापुर कोर्ट का डिसीजन को ऑनर नहीं करता है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये एक थ्रेड है, अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है कि अमेजन के साथ डील करेगा या रिलायंस बिग बाजार डील को पक्का करेगा, 29,000 जॉब लॉस को बचाएगा। अब ये पेंडिंग है, अब ये सब चर्चा बाद में मैं करूंगा फिर से आप लोगों से। लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है सर, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। सर बोलो सर। अमेजन को
वो पैसे रिलायंस से भी मांग सकते हैं क्योंकि फ्यूचर ग्रुप का अभी का मालिक है रिलायंस, तो वो लोग रिलायंस से मांग सकता है अमेजोन पैसा। नहीं, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप का अभी मालिक नहीं हुआ है, रिलायंस अभी मालिक नहीं हुआ है, तभी तो कोर्ट में अभी डील तो अभी पक्का होगा ना। नहीं ना, डील पक्का हुआ नहीं, तभी तो इनके बीच में डील जब भी हुआ तभी तो ये कोर्ट में केस कर दिया, और जब तक कोर्ट में केस चलता है उसमें इंजंक्शन लग जाता है ना सर। अभी ये किसी का नहीं है, अभी ये कोई भी डील कोई भी सेटलमेंट तक नहीं पहुंचा है, तो अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रिलायंस मालिक हो गया। हाँ, बिग बाजार रिलायंस को देने के लिए रेडी है, उनके बीच में बात चल रहा था, लेकिन बात तो कोर्ट में चला गया, और जब तक कोर्ट में चला जाएगा तब तक तो ये पेंडिंग रह जाएगा ना सर। अब तो पेंडिंग हो गया ना बात, अभी जब तक कोर्ट डिसीजंस नहीं देता है तब तक ये केस चलेगा ऐसा, नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ठीक है। तो सुबह सुबह एक केस स्टडीज हो गया आप लोगों के साथ, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट सीसीआई बोलते बोलते मेरे दिमाग में चल पड़ा, और मैं आपको रियल जो केस है वो बता ही दिया एक बार आप लोगों को। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस कितना वाइटल पॉइंट है फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव, हाँ, कमर्शियल नॉलेज पर्सपेक्टिव एज वेल एज जनरल बिजनेस नॉलेज है ये सब। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ डिस्कशंस किया था, जैसे कि ये फंडिंग नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, इसका थोड़ा बेसिक चर्चा किया था। ऑक्सिलरीज एंड एड्स टू ट्रेड क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स क्या होता है, ये मैं लास्ट क्लास इस चैप्टर का एक ही क्लास हुआ था, उस क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, है ना सर। ये प्याज का छिलका वाला भी दिख रहा है ना सर, किस तरह से बिजनेस फैसिलिटेटर इन फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम करता है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था। तो आज मैंने आप लोगों को बोला था कि स्पेशलाइज डिस्कशंस करेंगे, जैसे कोई ना कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस लेंगे और उसके बारे में डिस्कशंस करना है आप लोगों से। फिर हम लोगों ने एक स्पेशल डिस्कशन भी स्टार्ट किया था 1991 में एलपीजी, इसका एक ऐसे डिटेल्स चर्चा में बाद में करूंगा। एलपीजी या जीपीएल क्या है सर, 1991 में क्या हुआ था, कौन बताएगा? 1991 में एक इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्री में लाया गया था। 1991 में एक इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा पार्ट है सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। बताओ सर, 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था, वो क्या पॉलिसी था और पॉलिसी का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? बोलो सर, कौन बोलेगा? बोलो, कुछ तो बोलो सर। 1991 में क्या हुआ था इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एलपीजी या जीपीएल? हाँ बोलो। लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन पूरा नाम और क्या क्या है? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। গ্লোবালাইজেশন। थैंक यू सर। लिबरलाइजेशन। अब आपको মানে স্যার मैं এই যে গভর্নমেন্ট লেভেলে যে করাপশন হচ্ছে এই জন্য মানে গভর্নমেন্ট আর কি প্রাইভেট কোম্পানিগুলোকে তাদের শেয়ার লিজে দিচ্ছে ইয়ে করার জন্য, ডেভেলপ করার জন্য। बस यही कारण है। तो उसके बाद में मतलब यहाँ का जो मतलब बिजनेस है बाहर भी कर सकता है वो भी खोला गया था और लाइसेंस में थोड़ा छूट दिया गया था। सर उससे पहले मतलब कोई भी इंटरनेशनल कंपनी हो उसके साथ उसको कोई सी इंडियन कंपनी के साथ कोलैब करके बिजनेस करना पड़ता था, पर 1991 से वो खुद कर सकता है बिजनेस इंडिया में अकेले। यस, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, थैंक यू सर। तो बेसिकली ये एलपीजी बोलो या जीपीएल बोलो, मतलब इसको दोनों एंगल से बोला जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, या फिर आप ऐसे भी बोलो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज मैं थोड़ा सा डिटेल्स में फिर से बताता हूँ। ये अपना कंट्री देख रहे हो सर, इंडिया, हाँ दिखाई दे रहा है क्या इंडिया सबको? जल्दी बोलो। यस यस ना। तो ये कंट्री जो है ना, ये इसको इंडिपेंडेंस कब मिला है सर ब्रिटिश से? 1947। 1947। 47 में जब इंडिया ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट हुआ ना सर, उसके बाद इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पूरा खत्म हो गया था कंट्री, कुछ नहीं था, सीरियसली हमारे पास कुछ नहीं था, जो था सब यूके लेके चला गया था। ऑलरेडी यूके सब कुछ लेके चला गया था, ऊपर से मतलब वो जले पे नमक छिड़ाना क्या होता है जानते हो ना? जले पे नमक छिड़ाने से क्या होता है बोलो तो? हाँ सर, और जलता है ना। तो क्या क्या करके गया था ब्रिटिश जानते हो ना? हमारे देश के अंदर आग कैसे जला के गया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करके। हाँ,
एक तो 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट किया तो ठीक है, लेकिन इन लोगों का इतना मन में चोर था और इतना इनके मन में जेलसी था कि भाई तुम इंडिपेंडेंट तो होंगे बट स्ट्रांगली नहीं, तुम्हारा दो बड़ा हिस्सा मैं काट लूंगा तुमसे, एक तुम्हारे अंदर से छीन लूंगा, ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई हार्ट निकाल लिया। देखो बांग्लादेश भारत का एक ऐसे पोजिशन पे, जैसे इंसान के शरीर में बॉडी में हार्ट होता है ना, हाँ, बांग्लादेश बेसिकली बंगाल, आज नाम बांग्लादेश हो गया, जो बेसिकली बंगाल हुआ करता था। तो ये भारत का दो हिस्सा था जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए इकोनॉमी के बारे में, कि इंडिया का दो हिस्सा था, एक गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ एरिया, ठीक है, जो बेसिकली कॉटन प्रोडक्शन करता था, और एक था अपना बंगाल और बांग्लादेश जो जूट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। ये दोनों हिस्सा ना पूरा भारत को, मतलब जैसे मानो कि दो हाथ में पकड़ा हुआ था, उसमें से एक हाथ आप छीन लेते हो, और इधर से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान है, दैट इज द रियल इंडस वैली सिविलाइजेशन सर। इंडस वैली का एक पार्ट आपका राजस्थान पंजाब वाला एरिया और गुजरात, और एक हिस्सा आपका पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, मतलब जो उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं था। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हार्ट है उसको भी छीन रहे हो, मतलब भारत का जो एक्चुअल पहचान है वो भारत से अलग हो रहा है। भारत के अंदर ऐसा आपने मतलब बेसिकली ऐसा जलन जलाया कि भारत को तोड़ना पड़ा, मुश्किल ऐसा हो गया। अब ऐसे हालत में आप सोचो कि बिजनेस का क्या होगा, 40-50 करोड़ पॉपुलेशन का क्या होगा, आप समझ पा रहे हो सर? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, मतलब ये कोई मजाक नहीं था, एकदम मजाक नहीं था। 47 में इंडिपेंडेंसी के बाद भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जो 30 करोड़ 50 करोड़ पॉपुलेशन था ऑन दैट टाइम, ठीक है, इस पॉपुलेशन को खाना खिलाना, इस पॉपुलेशन को लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, ऊपर से इतना दिन जो लोग ब्रिटिश का जो जिनके अंडर में हम लोग थे, उनका कल्चर हमारे अंदर रह गया था, हम लोग अपना कुछ नहीं था, बिजनेस कंपनी कुछ नहीं था। अब ऐसे हालत में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि सिर्फ बिग इंडस्ट्री होगा, ओनली बिग इंडस्ट्री, और जो बिग इंडस्ट्री बनेगा वो सारा का सारा बिग इंडस्ट्री किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होगा। लेकिन मुश्किल क्या हो रहा है सर, जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में चला जा रहा है ना, तो इतना बड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ है, 60 50 60 70 करोड़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत हाई था हमारे कंट्री में, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ चारा नहीं था। ऐसा करते करते 1980s आ गया। कहाँ आ गया सर हम लोग? 1980s। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उल्टा एक के बाद एक प्रॉब्लम। आप लोगों को बता दो सर, 47 में इंडिया के साथ पाकिस्तान का, सॉरी, इंडिया भारत ब्रिटिश से छुटकारा के बाद 62 में फिर इंडो चाइना वार हुआ था, फिर 65 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, फिर 71 में पाकिस्तान बांग्लादेश वार, मतलब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी लिया, जो बेसिकली बांग्लादेश पाकिस्तान का वार कितना था, उससे भी ज्यादा था सर इंडिया पाकिस्तान वार, ओके। बिकॉज बांग्लादेश का उस आजादी में भारत अगर नहीं होता बीच में, तो फिर कभी भी बांग्लादेश को आजादी नहीं मिलता। बेसिकली इंडियन आर्मी के कारण ही बांग्लादेश को आजादी मिला था, ठीक है, मतलब ऑन दैट टाइम, ओके। तो अभी पॉइंट यही है कि 62, 65, 71 तक तो सिर्फ लड़ाई और लड़ाई चलता गया। ऐसा करते करते 80s भी आ गया। अब भारत में बिजनेस का तो कोई सिचुएशंस बन ही नहीं रहा था। आप बात समझ पा रहे हो सर? 62 का इंडो चाइना वार में हमारा अरुणाचल प्रदेश हमसे गायब हो गया था। फिर बाद में अरुणाचल के सेटलमेंट में हमारा जो लद्दाख का पार्ट है ना, जो अक्साई चाइना वाला पार्ट है, चीन ने ये वाला पार्ट छीन लिया, जो आज भी ये वाला कान चीन के पास है। तो अरुणाचल छीन लिया था, फिर हमने बोला ठीक है भाई अरुणाचल दे दो, तो फिर वो बोला ठीक है तब मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो ये कश्मीर का ये वाला कान नेहरू साहब रख नहीं पाया सर, ठीक है। तो बहुत सारा मुश्किल के सामना करना पड़ रहा था इंडिया को। अगर आप लोग थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री, रिसेंट इंडियन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को समझोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा, तभी जाके आप ये भी समझ पाओगे कि ये एलपीजी क्या है। अब 80s के टाइम पे जब इकोनॉमी पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, कुछ नहीं है इकोनॉमी में, और इतना सारा वार, आप समझ रहे हो ना, वार कभी किसी देश में कुछ अच्छा नहीं किया है। अब क्या हुआ? अब आ गया 1990s। अब 1990s में नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट है, मिली जुली सरकार था मोस्ट प्रोबेबली, नहीं कांग्रेस, यूपीए गवर्नमेंट था, मतलब कांग्रेस डोमिनेटेड जो गवर्नमेंट है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे अपना कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। थैंक यू सर,
फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ओके, जिनको आज भी इंडिया का सबसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर अभी भी कहा जाता है सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके लीडरशिप पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के लीडरशिप में इंडिया में एक न्यू सोच लाना पड़ा कि भाई अगर भारत का बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर भारत का बिजनेस लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है, इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें फॉरेन मनी चाहिए। तो फॉरेन मनी तब आएगा जब फॉरेन कंपनी को भी इंडिया में कंट्रोल मिलेगा, है ना। कोई भी कंट्री ऐसे ही तो अपने हमारे कंट्री में आके बिजनेस नहीं कर पाएगा ना। हम बोलेंगे नहीं सिर्फ ज्वाइंट वेंचर करो, तो ज्वाइंट वेंचर में उनको वो वाला बात नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सबके लिए ओपन करना पड़ेगा। हमारा अगर हम ओपन करेंगे तो हमारा चीज भी फॉरेन में जाएगा। नहीं तो बहुत सारा कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते थे, कंट्री हमसे एक्सपोर्ट नहीं लेता था, बिकॉज वही उनका चीज लोगे तो तभी वो आपका चीज लेगा। तो इस तरह का बहुत सारा कॉन्सेप्ट सामने आ रहा था। तो बाद में क्या करना पड़ा सर, इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा। इससे पहले क्या था, इससे पहले इकोनॉमी क्लोज था। बात समझ रहे हो सर, इकोनॉमी क्लोज था, पूरा बंद था, मतलब बाहर का पैसा नहीं आ सकता, बाहर का प्रोडक्ट इजीली नहीं आ सकता, थोड़ा बहुत आता था, इजीली नहीं आ सकता था। तो अगर बाहर का पैसा फंड आएगा, स्पेशली अमेरिकन इकोनॉमी के थ्रू से स्पेशली, ठीक है, तो फंड आएगा तो इंडिया में बिजनेस बनेगा, इंडियन बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर में भी बिजनेस बनेगा और सेल्फ कंट्रोल बिजनेस भी बनेगा, जो फॉरेन कंपनी के थ्रू से आज आप लोग अमेजन देखते हो, एप्पल देखते हो, गूगल देखते हो, जो भी आज आपके दिमाग में चलता है, इवन जोमेटो वगैरह भी जो चलता है सब फॉरेन कंट्री का पैसा है इनके पास। पेटीएम, इसमें अलीबाबा का बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग है, जोमेटो में, फ्लिपकार्ट, इसमें आपका फ्लिपकार्ट में आपका किसका है, वॉलमार्ट, थैंक यू सर, वेरी गुड सर। तो ये जो फॉरेन कंट्री का इकोनॉमी में आप इतना इंक्लूजन देख रहे हो ना, इसका एक्चुअल शुरुआत हुआ था 91 में, एक्चुअल शुरुआत हुआ था 24 जुलाई 1991। यस सर, ठीक है। ये 91 में एक डिसीजन लेना पड़ा कि इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, मतलब ओपन टू ऑल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव वे में काम करेंगे, ठीक है, बिकॉज अच्छा एक सवाल है सर, ओपन क्यों नहीं कर रहा था फिर इतना दिन, मतलब एक तो वार सिचुएशंस था और दूसरा एक डर था। क्या डर बोले तो, एक बहुत बड़ा डर था। क्या डर था? हाँ बोलो। कंपनी वैसे ही आई थी इंडिया में। एग्जैक्टली सर, ये सबसे बड़ा डर था। ईस्ट इंडियन कंपनी, मतलब जो ब्रिटिश था, वो एक्चुअली पहले ईस्ट इंडियन कंपनी बिजनेस कर नहीं आया था 1696 के आसपास, मतलब 1690 के आसपास, 1690 ईस्ट इंडिया कंपनी ये अपना कोलकाता के पास हुगली रिवर के पास, ठीक है, बिजनेस कर नहीं आया था, और बिजनेस करने आया और पूरा भारत में राज कर लिया 200 साल से भी ज्यादा। तो ये डर सबके मन में था कि अगर फिर से किसी को आप बिजनेस करने के लिए बुलाओ, अगर वो इंडिया में राज करना चालू कर दे तो ये एक डर था कि 1990 तक हम इकोनॉमी को ओपन नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हम इतना स्ट्रांग नहीं थे, हमारा बॉर्डर इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, चाइना से ऐसे ही लड़ना पड़ रहा था, ठीक है, पाकिस्तान का बदमाशी तो हमेशा से है, ठीक है, सब दे दो इसको, उसको पूरा पूरा भारत को ही पाकिस्तान में इंक्लूड कर दो, भारत का नाम ही चेंज कर दो, भारत कभी था ही नहीं, मतलब पाकिस्तान का ही मानना है, पूरा चाहिए उसको, उसको हैदराबाद चाहिए, उसको बांग्लादेश चाहिए, उसको बिहार चाहिए, उसको पूरा का पूरा कश्मीर चाहिए, उसको पूरा का पूरा गुजरात तक चाहिए। तो फिर भारत कहाँ रहेगा? पाकिस्तान का बदमाशी आप सोच नहीं सकते, बहुत मुश्किल से ये बदमाशी, मतलब क्या बोले सर, समझाना पड़ा उसको, मतलब समझाना मतलब है कि एडजस्टमेंट हुआ था, कंट्री मतलब बोल तो जबरदस्ती बनाया था, जो भी हो। अब ऐसा प्रॉब्लम के साथ एक कंट्री को डेवलप करना, बिजनेस को डेवलप करना, ऊपर से पॉपुलेशन का प्रेशर, आज के डेट में 135 करोड़, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में, बांग्लादेश के साथ साथ सबसे ज्यादा डेंसिटी बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा डेंसिटी इंडिया में ही है सर। चाइना का एक क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है बट एरिया देखो सर, चाइना का एरिया देख पा रहे हो क्या? हेलो, ऊपर से तिब्बत भी ले लिया, ये तिब्बत है, देखो ये तिब्बत है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये तिब्बत रीजन है, ये भी ले लिया उन्होंने, ऊपर से इतना बड़ा। वो अलग बात कि इसमें बहुत ज्यादा डेजर्टेड एरिया है, बट फिर भी छोटा तो नहीं है सर, बहुत बड़ा है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चाइना का इतना नहीं है, मतलब बहुत कम जगह में बहुत लोग नहीं रहता। जो इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही कम जगह में बहुत लोग रहता है। तो ऐसे कंट्री को मेंटेन करना कोई आसान बात तो था नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट के पास ये 3 चीज जो था ना सर, ये एक्चुअली ना कोई सोच नहीं था, ये मजबूरी था। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो?
ये एक्चुअली मजबूरी था, करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो इकोनॉमी पूरा खत्म हो जाता। प्राइवेटाइजेशन का प्रॉब्लम, प्राइवेटाइजेशन प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली पब्लिक प्रॉब्लम में क्या है, गवर्नमेंट ने सोचा था कि हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगा, स्पेशली बिग इंडस्ट्री, जो आज के डेट में नवरत्न के नाम पे आप जानते हो ना, नवरत्न कंपनी, सेल, भेल, वेनजीसी, इस तरह का कंपनी का नाम तो सुने होंगे आप लोग, है ना। तो ऐसे नवरत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी भी है, तो कुछ बिग इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हाथ में था। अब गवर्नमेंट कंपनी का एक प्रॉब्लम क्या हो गया इंडिया में, ये भी एक अलग प्रॉब्लम कि करप्शन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कंपनी में डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। जैसे एयर इंडिया को देखो ना, सरकारी हाथ में चलता है तो प्रॉफिट नहीं कर पाता, आज बोलो तो कल बिक जाए एयर इंडिया, ऐसा हालत है एयर इंडिया का। गवर्नमेंट क्या तो हाँ बोलो। क्या ना, विजय माल्या को बेच दिया ना। कौन? नहीं सर, एयर इंडिया कहाँ बिका, विजय माल्या कहाँ है? ওটা কিংফিশার ছিল। नहीं, किंगफिशर रिसेंट न्यूज आ रहा है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर अभी को वो बेचने की कोशिश कर रही है एयर इंडिया, बहुत लॉस में एयर इंडिया तो बहुत लॉस में है सर, ऑलमोस्ट। এয়ার ইন্ডিয়া স্যার অনেকদিন ধরে বেচবে করছে, আমার পাচ্ছে না। नहीं बेच देगा, एक्चुअली कुछ सेटलमेंट चल रहा है। एक्चुअली ये एयर इंडिया बनने से प्राइवेट पहले टाटा एयर था। विजय माल्या खरीदेगा, उसने पेमेंट कर दिया है। नहीं सर, नहीं विजय माल्या हो ही नहीं सकता है। विजय माल्या खरीद नहीं पाएगा, उसको नहीं देगा सर। विजय माल्या मतलब किंगफिशर एयरलाइंस तो वो तो ऑलरेडी खुद दिवालिया हो गया है सर, विजय माल्या को तो हरगिज नहीं मिलेगा, इसको तो एकदम नहीं, ये खुद इसका कंपनी नहीं बचा पाया, इसको कौन देगा, इसको नहीं देगा। ये जाने का चांसेस है टाटा के पास, सबसे ज्यादा चांसेस है टाटा के पास। আমার এক মামা এয়ার ইন্ডিয়া কাজ করে, তার মুখেই শুনেছিল। কি বলেছে টাটা? বলছে এরকম অনেকদিন ধরে শুনছি, টাটাও নিতে পারে, অনেকেই নিতে পারে, কথা চলছে। टाटा के पास जाने का चांसेस सबसे ज्यादा है, बिकॉज इसका एक हिस्टोरिकल रीजन टाटा ही सर অনেকদিन ধরে एक्चुअली ओरिजिनली ये टाटा एयर ही हुआ करता था, मतलब एयर इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस टाटा एयर था, और इंडिपेंडेंस के बाद भारत के पास कोई एयर इंडिया एयरलाइंस नहीं था, तो टाटा ने एयरलाइंस को गवर्नमेंट को दे दिया था, तब से वो गवर्नमेंट का एयरलाइंस बन गया था। अब फिर से ये शायद टाटा के पास ही आने का चांसेस है, अब देखो टाटा क्या करता है। ठीक है, तो ठीक है सर, वो तो समय बता देगा हम लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सर एयर इंडिया। हाँ ऑब्वियसली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अब गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या हो गया समझ गए आप लोग, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि आजकल आप लोग सुनते हो बैंक में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है ना, बहुत सारा पब्लिक सेक्टर बैंक क्या हो गया, रेले तो बोले प्राइवेट कर देवे। हाँ रेल में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, रेल में भी पार्टी वाटे कर देवे, यस पार्ट वाइज छोड़ देगा, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के पास रहेगा, बट बहुत सारा चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइवेट कंट्रोलिंग में चला जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत चीज में आ गया है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन सिस्टम, अब इसमें कंट्रोवर्सी कर सकते हैं सर, अच्छा बुरा भला। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब सिंपल बात है सर, आपका प्रोडक्ट हमारे देश में, हमारा प्रोडक्ट आपके देश में, मतलब पूरा वर्ल्ड एक कंट्री की तरह काम करे, पूरा वर्ल्ड एक कंट्री की तरह काम करे, ऐसा फीलिंग हो जाता है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, ग्लोबल है ना, हम लोग एक ऐसे एक ब्रांड है पैंटालून्स में देखा, देसी ग्लोबल, मतलब आप देसी रहो बट ग्लोबल रहो, तो मतलब बहुत सिंपल है, ग्लोबलाइज्ड होना है। ठीक है, तो ग्लोबलाइज्ड का मतलब कोई भेदभाव नहीं, एकदम सब कुछ एकदम नॉर्मल लिबरल करना पड़ा। अल्टीमेटली जब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आ जाता है ना, तो ग्लोबलाइज के लिए और कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक ग्लोबलाइज्ड है ना सर। जब ये दोनों पॉइंट बन जाएगा तब इस पॉइंट को और बनाने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो ऑटोमेटिक है। जब लिबरलाइज्ड हो जाएगा इकोनॉमी और जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तब तो ऑटोमेटिक है, ग्लोबलाइजेशन होना ही होना है। एग्जैक्टली इसका डिटेल्स चर्चा बाद में करूंगा मैं सर, लेकिन ये मनमोहन सिंह का लीडरशिप में ये चीज इंडिया में 91 में चालू हुआ था, और जिसके कारण आज आप लोग इंडिया में इतना फॉरेन ब्रांड देखते हो, इतना फॉरेन कंपनीज देखते हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं कि वो फॉरेन ब्रांड है, बट आप इजीली इंडिया में मतलब इतना सारा कंपनीज देख पाते हो। आईटी सेक्टर्स देखो, इतना सारा आईटी कंपनीज, कॉग्निजेंट, जेनपैक, हाँ सर, आज इंडिया का टीसीएस देखो फॉरेन में कितना अच्छा बिजनेस करता है, विप्रो देखो, इन्फोसिस देखो। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो शायद हमारा कंपनी भी वर्ल्ड लेवल में ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाता, समझ रहे हो सर। तो बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का रोल एक बहुत बड़ा है सर, ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसी बीच में चलो सर आज थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, आरबीआई के बारे में बात करें या फिर सेबी के बारे में बात करें, बोलो सर।
आप लोग जैसे बोलो, आरबीआई या सेबी? सेबी सर, आरबीआई का पता है। आरबीआई। अच्छा चलो, आज आज थोड़ा सेबी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट दिन आरबीआई के बारे में करेंगे। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बैंकिंग सिस्टम बताएंगे आप लोग आरबीआई में, क्योंकि आज मैं ज्यादा बिजनेस बिजनेस बात किया ना, तो आज सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास हमें आरबीआई के बारे में बात करूंगा, बहुत डिटेल से आरबीआई का बात, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आरबीआई मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम, मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। Security Exchange Board of India was established by the Government of India on 12th of April 1988, given statutory powers in 1992 with SEBI Act 1992 being passed in Parliament. Okay, 1992 में ये act pass हुआ है, SEBI Act. SEBI Act 1992 has came into force with effect from 30th January 1992. मार्केट में आया 30 जनवरी को 1992 में, ठीक है। मतलब मेरे जन्म के 2 साल बाद, आप लोगों का शायद जन्म हुआ ही नहीं था, शायद नहीं, ऑब्वियसली नहीं हुआ था। SEBI is an authority to regulate and develop the Indian capital market and protect the interests of investors. SEBI is an authority to regulate and develop the Indian capital market. Capital market मतलब इंडियन का जो पैसा का मार्केट है, सिंपल बात है, पूंजी का मार्केट, बिजनेस करने का जो फंड है, वो फंड मार्केट को बेसिकली कंट्रोल करेगा सेबी, ठीक है। इंडिया का जो बिजनेस मार्केट है, उस बिजनेस में जो फंड आता है, उस फंड का एक मार्केट होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। इन सिंपल, कैपिटल मतलब पैसा का मार्केट, जहां से बिजनेस के लिए पैसा मिलता है, सिंपल बात है। अब उसको मैनेज करना है, जिसका एक पार्ट है शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्ट करे उस इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है। जैसे हमारा पैसा मार्केट में जाता है, अगर आपके पास कंपनी का शेयर हो, तो आप कंपनी का शेयर परचेस करते हो, तो जब आप शेयर परचेस करते हो, इसका मतलब ये रहा कि एक्चुअली आप सेबी के कंट्रोल में आ गए, आपका पैसा सेफ रहे, आपका पैसा बिना बात का कोई इधर उधर ना कर ले, ये सब देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी के हाथ में होते हैं, ठीक है। आप जो भी कंपनी में पसंद है उसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करो, सेंसेक्स का टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करो, जहां मन है करो। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, निफ्टी 50 में करेंटली कौन सा कंपनी है, चलो देख लेते हैं। देखोगे निफ्टी 50 एनएससी के अंडर में चलता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर पे निफ्टी 50। चलो निफ्टी 50 का लिस्ट देख लो, इसमें आपको टॉप, इंडिया का टॉप हाईली कैपिटलाइज। हाँ बोलो। टाटा से অনেকগুলো জিনিস আছে, টাটা অনেক শেয়ার আছে নিফটি 50। देखो टाटा अकेला नहीं रे, वो बहुत लोग हैं। ये देखो सबसे एशियन पेंट्स दिख रहा है क्या लोगो? थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन क्या आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं? देखो मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पर। यस सर। एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, ग्रासिम, एसीएल टेक्नोलॉजी, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई लाइफ, इन्फोसिस, विप्रो, आइचर मोटर, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, रिलायंस, एल&टी, अदानी पोर्ट, नेस्ले इंडिया, कोटक बैंक, यूपीएल, एचडीएफसी मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो बिजनेस मतलब घर बनाने वाला लोन का बात है, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, सिप्ला, हीरो मोटोक्रॉप, डॉक्टर रेड्डी मेडिसिन बनाते हैं मतलब फार्मास्यूटिकल्स, कोल इंडिया, बीपीसीएल, सन फार्मा, ओएनजीसी, टाइटन, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, डीवीज लैब, आईटीसी, हिंदाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस अलग और बजाज फाइनेंस सर्विस अलग, ओके। अच्छा, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, टाटा का 2 है, एसबीआईएन, श्री सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, टाटा का 3 आ गया, ओके सर। अच्छा, जो ग्रीन है इसका मतलब क्या? मार्केट ग्रीन की, मार्केट क्यों आप है? देखो मैक्सिमम कंपनी ग्रीन जोन में है और थोड़ा बहुत कंपनी है जो रेड जोन में है। ये देखो जो रेड है, ये देखो ये रेड जोन दिख रहा है ना? हाँ ग्रीन মানে से प्लस है রয়েছে। हाँ मतलब बुलिश है मार्केट, इसीलिए बुलिश दिख रहा है। लेकिन आज जो निफ्टी 50 में है, जरूरी नहीं कि वो कल भी निफ्टी 50 में रहेगा। नीचे नेक्स्ट निफ्टी 50 वेट कर रहा है, एक का बिजनेस परफॉर्मेंस खराब होगा तो दूसरा निफ्टी 50 चालू हो जाएगा, समझ रहे हो सर? ये देखो नेक्स्ट निफ्टी 50, निफ्टी मिड का 150, निफ्टी स्मॉल का 50, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। ये सब स्टॉक मार्केट क्लास में मैं डिटेल्स में बात कर सकता हूँ, बट अभी मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बस इतना मैं आपको कहूंगा कि ये जो भी आप देखते हो, एनएससी में देखो, बीएससी में देखो, ठीक है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम सेबीज पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सब सेबी बताते हैं क्या करना है। सेबी का पढ़ाई भी होता है, आप लोगों में से बहुत लोग हैं सर जो लोग सेबी का पढ़ाई भी करते हैं, एनआईएसएम
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। स्नेहाशीष है, स्नेहाशीष प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पर, स्नेहाशीष का आवाज नहीं आ रहा है। फिर एग्जाम में प्रिपरेशन করছিস? হ্যাঁ স্যার বলো। করছিস এনআইএসএম এর প্রিপারেশন? হ্যাঁ স্যার। अच्छा ठीक है। अच्छा, सेबी हैज इट्स हेडक्वार्टर, सेबी का पढ़ाई कर सकते हो सर एनआईएसएम के थ्रू से, मैं आपको अभी बताऊंगा, डोंट वरी। सेबी के बारे में बात करूंगा तो एनआईएसएम के बारे में मैं बात कर ही लूंगा। SEBI has its headquarters at its business district at Bandra Kurla complex in Mumbai and has northern, eastern, southern and western regional office। मतलब न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है, मतलब रीजनल हेडक्वार्टर। जैसे आप लोगों का इंस्टीट्यूट का होता है ना, सीए इंस्टीट्यूट का, सीएस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, तो ईस्टर्न हेडक्वार्टर कोलकाता में है, नॉर्दर्न हेडक्वार्टर दिल्ली में है, साउदर्न हेडक्वार्टर हैदराबाद या चेन्नई में है, इस तरह का होता है। कंट्रोलर एंड कैपिटल इश्यूज, CCI was the regulatory authority before SEBI came into existence. It derived authority from Capital Issues Act 1947. SEBI आने से पहले ये हुआ करता था सर, कंट्रोलर एंड कैपिटल इश्यूज एक्ट 1947, जो कैपिटल इश्यूज मैटर को देखता था। In April 1988, the SEBI was constituted as the regulator of capital market in India under the resolution of Government of India. तो SEBI से पहले कौन था? You have to know sir. SEBI से पहले CCI हुआ करता था, बट वो CCI मतलब कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ओके, जो एक्ट बना था 1947 एक्ट में, ये बात याद रखिएगा। ओके, SEBI इज मैनेज्ड बाय ए बोर्ड, SEBI बोर्ड के थ्रू से मैनेज होता है। जिस बोर्ड में कौन रहता है देख लो सर ध्यान से, SEBI एक बोर्ड के थ्रू से मैनेज होता है। SEBI बोर्ड में कौन रहता है? SEBI इज मैनेज्ड बाय ए बोर्ड व्हिच कंसिस्ट द फॉलोइंग: a chairman who shall be appointed by central government, and he shall be a person of ability, integrity and standing in the field of security market, law। मतलब अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंट स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स एज वेल एज सीएमए स्टूडेंट्स, इन लोगों के पास चांसेस है। क्यों जानो? क्यों बोलो तो सर? बिकॉज आप सिक्योरिटी मार्केट जानते हो, अगर साथ में स्टॉक मार्केट का भी पढ़ाई कर लेते हो थोड़ा ज्यादा, ऐसे सीएमए में, सीएस में और सीएमए सिक्योरिटी मार्केट या कैपिटल मार्केट ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी मार्केट यू नो, लॉ तो आपको पता ही है, स्पेशली बिजनेस लॉ एरिया, फाइनेंस आपसे ज्यादा कौन जाने, अकाउंटेंसी आपसे ज्यादा कौन जाने, इकोनॉमिक्स तो आपको जानना ही पड़ता है, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। तो फिर आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि सेबी में अगर किसी को मेंबर बनना है, चेयरमैन बनना है, मतलब ऐसा पोस्ट में जाना है, तो किस तरह का नॉलेज लेके आपको बड़ा होना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है सर? यस सर। हेलो, मतलब आप लोग पूछते रहते हो ना, ऐसे अभी अजय त्यागी है चेयरपर्सन, ये देखो सर अजय त्यागी, देख रहे हैं सर, ये करंट चेयरपर्सन है सेबी का, ठीक है। तो जानना जरूरी है, इसलिए मैं बोला अजय त्यागी अभी एजेंसी एग्जीक्यूटिव है, मतलब सेबी का पूरा चेयरमैन है ऑल ओवर इंडिया का। तो अच्छा, नेक्स्ट, 2 members from amongst the official of the ministry से 2 होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 who shall be nominated by सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, 1 member from among the official of RBI, ठीक है, RBI ऑफिशियल से 1 होना चाहिए, who shall be nominated by RBI, okay। 5 other member out of which at least 3 members shall be whole time members who shall be appointed by central government and they shall be persons of ability, integrity and standing in the field of, again मतलब कोई भी मेंबर बने उसको कहाँ कहाँ नॉलेज चाहिए, सिक्योरिटी मार्केट का, लॉ का, फाइनेंस का, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तभी जाके आपको सेबी का जो मेंबर कमिटी है उसमें आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे बात जब सिक्योरिटी मार्केट का हो रहा है, ऐसे देखो सिक्योरिटी मार्केट का ऐसे सीएमए तीनों कोर्स में ही सिक्योरिटी मार्केट का पढ़ाई करा जाता है, बट अगर आप स्पेशली सिक्योरिटी मार्केट का अलग से स्टॉक मार्केट लेवल में नौकरी करने के लिए या फिर स्टॉक मार्केट नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए एक सिस्टम है सर, उसके लिए सिस्टम है, ऐसे बहुत लोग जानते हो आजकल, बट फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, बहुत लोग करता भी है स्टॉक मार्केट पढ़ने के साथ साथ। NISM, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये देखो दिखाई दे रहा है क्या? ये रहा आपका एग्जामिनेशन सिस्टम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफ सेबी, ठीक है। इसका एमबीए भी अगर अभी होता है, अगर किसी को फ्यूचर में सिक्योरिटी मार्केट लाइन में एमबीए करना है तो वो भी कर सकता है, मुंबई में इसका एमबीए कॉलेज है, ठीक है। बट नॉर्मली ये एमबीए के लिए इतना नहीं जाना जाता है, इसका मेन जो है ये 26 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन या लाइसेंसिंग एग्जाम लेते हैं, अभी 30 टाइप्स ऑफ हो गया सर, 30 तरह का एग्जाम का लिस्ट आपके सामने है। सर अगर हम लोग करें तो कौन सा करना चाहिए? सर अगर आप लोग करोगे ना तो 2-3 है मेनली स्टार्टिंग में,
एक हो गया सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन, जो यहाँ पर सीरीज 12 के नाम से जाना जाता है। ये रहो NISM सीरीज 12 सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन सर्टिफिकेशन। तो आप सिक्योरिटी मार्केट में बेसिक नॉलेज ले सकते हो इस करंट स्टेज आप लोगों के हिसाब से। उसके बाद आप रिसर्च एनालिस्ट, मतलब स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के बारे में, जैसे XB रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशंस में जा सकते हो। इक्विटी डेरिवेटिव या फ्यूचर एंड ऑप्शंस सीरीज 8, या फिर म्यूचुअल फंड के अगर काम करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड रजिस्टर, जो लोग म्यूचुअल फंड का ऑफिस बना के काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग काम करते हैं, ये सभी चीजें यहाँ के सर्टिफिकेशन से ही होता है। स्टॉक ब्रोकर बनना है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना है, या फिर अगर टीवी में जाके रिसर्च एनालिस्ट का काम करना है। देखते होंगे आप लोग, अरे टीवी में देखते हो ना, कि लोग टीवी में जाके बता रहे कि ये स्टॉक लेना है, वो स्टॉक लेना है, एक्चुअली वो लोग रिसर्च एनालिस्ट पढ़ाई किया है। समझ में आ रहा है सर? हेलो, यस ठीक है? तो इस तरह से कर सकते हो। जैसे स्नेहाशीष है आप लोगों में से जो अभी फाउंडेशन का तैयारी कर रहा है, बोला मुझे कि सर कैसे उसका हो गया, अभी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या करता है। बाकी और भी लोग हैं जो ऑलरेडी फाउंडेशन क्रैक कर लिया, रिसर्च एनालिस्ट पढ़ रहा है, तो आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन अभी पॉइंट क्या है, मेनली बात यही है कि क्योंकि मैं सेबी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता दिया। हमेशा मुझे मौका भी नहीं मिलता आपको बताने का कि सर कितना कुछ होता है पढ़ने के लिए। 30 टाइप्स ऑफ कोर्स होता है, आप करके तो देखो, जरूरी नहीं है 30 टाइप्स, 3 4 5 मैक्सिमम 5 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लेवल लाइन का जो पढ़ाई है, अगर कोई 4-5 भी पढ़ लेना तो भी वो मतलब एरिया वाइज एक्सपर्टाइज बना सकता है। जिसमें से एक हो गया आपका म्यूचुअल फंड, इक्विटी डेरिवेटिव, रिसर्च एनालिस्ट और फाउंडेशन। ये 4-5 करने से है ना, फिर बाकी समय के साथ साथ आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो आई होप ये क्लियर है कि सेबी का मेंबर बनने के लिए क्या करना है, और सेबी के मेंबर पे मतलब सेबी का जो बोर्ड बनता है वो कौन कौन बना सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बताया कि सिक्योरिटी मार्केट का नॉलेज तो आपको CA CA CMA तीनों पढ़ाई में मिलता है, बट साथ में अगर आप स्पेशलाइज नॉलेज भी लेना चाहते हो डायरेक्ट फ्रॉम सेबी, तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है सर। एक मजाक का बात क्या है जानते हो, इंटरेस्टिंग है कि ये सब पढ़ाई का मार्केट में बहुत कम खर्चा है सर। ये NISM इंस्टीट्यूट आपसे हार्डली पर एग्जाम के लिए 1500-1700 करके खर्चा लेता है, बाकी जितना कोचिंग फीस हो जाए, अगर आपको कोचिंग जरूरत पड़ता है तो ठीक है, 1500 1700 3000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। मार्केट में लोगों को लगता है, ये हमारे सोसाइटी में एक कल्चर बना है कि पढ़ने के लिए शायद लाखों खर्चा करना पड़ेगा, बट जेन्युइन चीजें लाखों चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। देखो सर, 1770 1500 मतलब शायद एक दिन का रेस्टोरेंट का खर्चा भी नहीं है। हाँ सर, एक दिन का रेस्टोरेंट का खर्चा भी नहीं है ना, क्या मैं सही बोला? अरे यस सर। है ना? কতদিনের কোর্স আছে? हाँ बोलो। কতদিনের কোর্স হয় এগুলো? ये नॉर्मली देख तेरे प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, नॉर्मली 3 महीना 4 महीना मैक्स टू मैक्स प्रिपरेशन टाइम लगता है, ठीक है, एज पर सिलेबस कंटेंट। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स प्रिपरेशन टाइम, जो थोड़ा ज्यादा होता है लाइक रिसर्च एनालिस्ट वगैरह में। একটা এক্সাম একটা পাস হয়ে যায়। हाँ। ওই যেরকম আপনি বলছিলেন যে 30 খানা পার্ট আছে, তার মধ্যে যেকোনো একটা পার্ট মানে একবার পরীক্ষা দিলে ওটা পাস। हाँ ऑब्वियसली, ये एक लाइसेंस है, ये सब लाइसेंसिंग एग्जाम है। तुम सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, साथ में तुम मार्केट में अगर नौकरी करते हो किसी स्टॉक ब्रोकिंग फार्म में, किसी रिसर्च ग्रुप के साथ, किसी म्यूचुअल फंड ग्रुप के साथ, तो आपका खुद का फार्म है म्यूचुअल फंड का, तो आपके पास लाइसेंस होता है। मतलब पास हो जाने से पास ऑब्वियसली, फिर 3 साल बाद फिर से रिन्यू करना पड़ता है। इफ अगर आप लाइन पे हो तो फिर रिन्यू करना, अगर लाइन पे नहीं हो तो रिन्यू का जरूरत नहीं पड़ता। समझ में आया? एजुकेशन इज नॉट लग्जरी सर। ये एक्चुअली क्या करते हैं ना, ये आपका कैमक स्ट्रीट एरिया में कुछ इंस्टीट्यूशन है, ये अपना कोलकाता में पार्क स्ट्रीट एरिया में, वहाँ पर यही सब चीज कराया जाता है। 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्चा करवाते हैं। सीरियसली, मैं अपना कुछ स्टूडेंट्स को भेजा था कि जाओ बात करके आओ कि क्या सिखाएगा, ठीक है। तो मैं उन लोगों को नॉर्मल जैसे एजुकेशन आप लोगों को देता हूँ, उन लोगों को भी देता था। तो लोग सोचता था कि कोई मतलब बड़ा सा बिल्डिंग में जाके पढ़ने से शायद कुछ ज्यादा होता है। मैं बोला क्या देगा रे, बोले नहीं वही सर्टिफिकेशन देगा। मैं बोले कितना खर्चा है, तो बोलते हैं 1.5 लाख का खर्चा है। अब डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप वही चीज 1.5 लाख में करोगे कि 1500 में करोगे। ओके सर, देखो आगे सर देखो। हम भी गए थे वहाँ पर, हाँ बोलो। हम भी गए थे, बस फाउंडेशन के लिए 75,000 मांगे थे। यस सर, मुझे ये पता मैं है। हाँ बोलो, क्या बोले?
हेलो। अभी जो कर रहे हैं इसके लिए 75,000 मांगा था उन्होंने। अच्छा, यस सर। अब ये क्या बात की, इसमें मैं क्या बोलूँ सर, ये एक्चुअली देखो मतलब डिपेंड करता है कि लोगों को क्या चाहिए। अब जो चाहिए उसको लोग, एक्चुअली पब्लिक को ऐसा फीलिंग हो गया कि जब तक एक हाइप क्रिएट ना करो ना किसी भी चीज में, मतलब ओवर वैल्यूड करना, ओवर वैल्यू करके उस चीज का सत्यानाश कर दो, और आम आदमी को लगे कि जब तक मैं लाख ना खर्चा करूं, जब तक मैं 10 लाख ना खर्चा करूं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ना खर्चा करूं, जिंदगी में शायद कुछ होगा ही नहीं। लेकिन एक्चुअल अगर आप देखोगे, मतलब अगर किसी ने कॉलेज लेवल के बाद बात कर रहा हूँ, स्पेशली आफ्टर कॉलेज या फिर कॉलेज के साथ साथ, अगर कोई हार्डली 2.5-2 लाख रुपए टोटल रखता है ना 4-5 साल के लिए, उसमें भी वो अच्छा एजुकेशन ले सकता है, क्वालिटी लाइफ, मतलब क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कोई जरूरत नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं, आप मुझे पूछोगे, एक कुछ कुछ एजुकेशन है जिसमें, जैसे अगर किसी को IIM MBA करना है तो हाँ उसमें थोड़ा खर्चा लगता है, बट ठीक है, वो जेन्युइन खर्चा है। बट ये उल्टा सीधा खर्चा जब लोग करता है ना, मेरे को लगता है कि, मतलब क्या बोलूं सर, बोलना नहीं चाहिए, सबका अपना अपना है, किसी के पास है तो खर्चा क्यों ना करे। ओके देखो, तो सेबी का फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, the preamble of the Security Exchange Board of India describes the basic functions of the Securities Exchange Board of India to protect the interest of investors in securities and to promote the development of and regulate the security market and for matters connected there with incidental thereto. SEBI has to responsive to the needs of their three groups. क्या क्या है? Issuer of securities, investors and the market intermediaries. तीन चीजों को नॉर्मली सेबी देखता है, मार्केट इंटरमीडिएट्स को देखता है, इन्वेस्टर्स को देखता है, एंड इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज। अब आपको मन में चल रहा है सर इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज क्या हो गया? सर स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी को आना है तो स्टॉक इशू, मतलब शेयर इशू करना पड़ेगा ना। अरे स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को आना है तो उसके लिए शेयर इशू करना है, उसको बोलते हैं आईपीओ लाना। क्या बोलते हैं सर? आईपीओ IPO लाना। हाँ, जैसे रिसेंटली आईपीओ आ रहा है, ये मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म से देख रहा हूँ कि अब किसी भी प्लेटफॉर्म से देख सकते हो, नॉर्मली सेबी का साइट से जाके भी देख सकते हो। अगर आपको सेबी के साइड में जाना है तो आप वहां पर जाके भी देख सकते हो। चलो मैं सेबी के साइड में दिखा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साइड में चले गए। अगर आपको यहाँ पर, ये थोड़ा इसका साइड थोड़ा सा टफ है, मतलब इजीली नहीं मिलेगा, देखना पड़ेगा। ये रहा पब्लिक इश्यूज, दिख रहा है सर पब्लिक इश्यूज? हेलो, यस सर। ये देखो पब्लिक इश्यूज में जाना है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद सेबी, मतलब जिन्होंने कंपनी लाने के लिए बात कर रहे हैं या जिन्होंने फाइल कर दिया, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद आरओसी एंड फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी। तो अगर मैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स में जाऊं, मतलब जो फाइल किया है रिसेंटली, क्या क्या है, कंपनी का पूरा नाम दिखेगा। जैसे रिसेंटली ओयो, ओयो है ना सर, OYO, ओयो होटल, वो भी आईपीओ लेके आएगा। ये देखो यहाँ पर पूरा नाम है, कौन कौन फाइल किया है, जिन जिन लोगों ने फाइल किया, जरूरी नहीं कि सबको मिलेगा शेयर इशू करने का। ठीक है, फिर से मैं देखता हूँ, पब्लिक इश्यूज, ड्राफ्ट रीडिंग प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद आरओसी, फाइनल। अगर फाइनल में देखोगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये कृष्णा डायग्नोस्टिक रिसेंट कुछ ही दिन पहले आया। ठीक है, उससे पहले देवयानी इंटरनेशनल, ठीक है, तत्वचिंतम, जोमेटो लिमिटेड आया ना सर, ये सब कंपनी कुछ ही दिन पहले मार्केट में लिस्टेड हुआ। जैसे कल एक कंपनी लिस्टेड कंप्लीट किया, मतलब लिस्टेशन मतलब जस्ट मैंने इशू कंप्लीट किया, परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक मार्केट ग्रुप में मैंने इसके बारे में कुछ बात भी किया। सांसेरा इंजीनियरिंग, आमी ऑर्गेनिक्स, विजया डायग्नोस्टिक, केमप्लस, सनमार लिमिटेड। ठीक है, ये सब कंपनी रिसेंट ट्रेंड में, रोलेक्स रिंग्स, जो भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, सेबी के साइट में जाके चेक कर सकते हो। लुक हियर, सारा का सर आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो कौन आने वाला है, किन्होंने फाइल किया, ठीक है, तो आपको मार्केट का पता चल जाएगा सर कि कौन कौन कंपनी मार्केट में आने वाला है, स्टॉक में आने वाला है। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। ठीक है, बट हाँ उसके लिए अब कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब समझना चाहिए, तब जाके आप कंपनी का पीएल बैलेंस शीट को रीड करके इसका मतलब समझना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सही होगा कौन क्या होगा। ये समय समय की बात है। ओके, तो इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज कौन बन गया सर? सेबी। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट करना सेबी का काम। मार्केट इंटरमीडिएरी, इंटरमीडिएरी मतलब सर इंटरमीडिएरी में जैसे मानो कि बैंक्स वगैरह हो जाए, आपका सीडीएसएल एनएसडीएल, नाम सुने हो सर सीडीएसएल एनएसडीएल का?
अरे CDSL NSDL स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी भी है साथ में। जैसे मानो कि मैं CDSL दिखाता हूँ, CDSL भी कुछ दिन पहले स्टॉक मार्केट में ये काफी पुराना है, और एक NSDL आ रहा है। एक्चुअली हमारा जो डीमैट अकाउंट होता है ना सर, स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट के बारे में नाम सुने कि नहीं सुने आपने? हाँ सर। ये से सुने। ये डीमैट अकाउंट को देखने वाला जो कंपनी होता है ना, वो एक है CDSL और दूसरा है NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये सेबी का ही दो विंग है जो हमारा डीमैट अकाउंट को एक्चुअली सिक्योरिटी देता है, और वो सिक्योरिटी देता है बोल के इस मार्केट का नाम सिक्योरिटी मार्केट भी है। समझ में आ रहा है सर? तो ऐसे मार्केट इंटरमीडिएरी में ब्रोकर जो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू से, जैसे जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकरेज के लिए बहुत फेमस है, पेटीएम भी ब्रोकर ही करता है, ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, बहुत सारे हैं। आप स्टॉक्स, आप लोग नाम सुनते होंगे मार्केट में, क्या रे सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो ये लोग कौन है? ये लोग मार्केट इंटरमीडिएरीज है। तो मार्केट में जो लोग इंटरमीडिएरी का काम करता है, AMC म्यूचुअल फंड कंपनीज, वो भी इंटरमीडिएरीज है सर, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल स्टॉक मार्केट क्लास में मैं नॉर्मली बताता हूँ, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में कौन कौन इंटरमीडिएरी है, उसका काम क्या है। लेकिन अभी इतना डिटेल्स में जाऊंगा ना तो सर एक ही क्लास में आप लोग पागल हो जाओगे। ओके, SEBI has three functions rolled into one body feature as follows: quasi-legislative, quasi-judicial and quasi-executive. SEBI draft regulation in its legislative capacity, मतलब उसका अपना एक रूल्स रेगुलेशंस है, उस कैपेसिटी में वो ड्राफ्ट करते हैं। SEBI passes rulings and orders in its judicial capacity and SEBI conduct investigation and enforcement actions in its executive functions. Yes, अगर कभी क्वासी एग्जीक्यूटिव क्या हो जाता है कि अगर सेबी को कभी किसी पॉइंट में लगता है कि कोई कंपनी फ्रॉड कर रहा है, तो सेबी पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट भी कर सकता है। सेबी के पास पूरा पावर है सर। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले सेबी ना सिर्फ देखता था, वॉच डॉग, ठीक है, जैसे कुत्ता देखता था ना, वैसे सेबी भी पहले वैसा ही करता था। लेकिन आजकल सेबी के पास पावर बहुत आ गया। जैसे आप लोगों के पास रिसेंट ट्रेंड में एक ब्रोकिंग फार्म है जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया था, एक ऐसे 2-4 कंपनी का बात है, बट एक नाम मुझे अभी याद आ रहा है, कंपनी का नाम है ओहो भूल जा रहा हूँ सर, याद आएगा तो बताऊंगा। एक ब्रोकिंग फार्म है, मेरा ही कोई स्टूडेंट्स का था उसमें, क्या नाम है कंपनी का, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, कोई बता सकता है क्या? आप लोग तो बता नहीं पाओगे। ओहो, उस कंपनी ने क्या किया था, डीमैट अकाउंट को बैंक में गिरवी रख के मॉर्गेज करके लोन लिया था। डीमैट अकाउंट को, मतलब आप कर नहीं सकते ऐसा काम, मतलब स्टॉक इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट को गिरवी रख के आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। नाम क्या है, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, ये ब्रोकिंग फर्म ने ऐसा किया था, तो सेबी पकड़ लिया था सर, और पकड़ने के बाद इसका लाइसेंस भी छीन लिया गया। कार्वी कॉर्पोरेट, ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, सीनियर कार्वी एग्जीक्यूटिव हेल्ड बाय CCS फॉर इलीगल रिटेल ट्रेडिंग। देख रहे हो सर, बहुत सारा खबर मिलेगा, ये कुछ इलीगलिटी किया था, ठीक है। ये देखो, कार्वी स्कैम, ED रेड 6 लोकेशंस इन हैदराबाद, देख रहे हो सर, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो ये सब कुछ जो भी करेगा, सेबी को सब पता चलता है ना, तभी जाके ED बीच में आते हैं। हाँ सर, समझ में आ रहा है कुछ? हेलो, क्या रे, समझ में कुछ आ रहा Yes, है sir. आप लोगों को? तो though this makes Yes, it sir. very powerful, there is an appeal process to create accountability. There is a security appellate tribunal, which is a 3-member tribunal and is headed by Mr. Justice J.P. Revendar, a former judge of Bombay High Court. A second appeal lies directly to the Supreme Court. SEBI has taken a very proactive role in streamlining disclosure of requirement for international standards. Okay, तो ये सब कुछ आजकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ही काम करता है सर, बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट अभी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्टॉक मार्केट में से एक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रूव कर देता हूँ अभी, देख लो सर। यहाँ पर आपको US, यूरोप, एशिया दिख रहा है, यूरोप एशिया US तीनों मार्केट दिख रहा है ना? Yes, हेलो, sir. देखो एशिया में आपको निक्केई दिखेगा, ठीक है, ये टोक्यो में, इसमें जापान में है, ठीक है। एक आपका हांगकांग संघाई है, और एक है SSE, ये कहाँ का मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये रहा आपका सेंसेक्स एंड निफ्टी, ये दोनों इंडिया का है। अब परसेंटेज चेंज देखो, ठीक है, निक्केई छोड़ के, निक्केई का आज का परसेंटेज चेंज थोड़ा ज्यादा अच्छा है, बट इंडिया का सेंसेक्स देखो 60,000। एशिया में ऑब्वियसली बेस्ट स्टॉक मार्केट इंडिया है। यूरोप में देखो, सब नेगेटिव में आज का नेगेटिव का बात नहीं है, बट रिसेंट ट्रेंड में सीरियसली, जैसे ये US में बहुत सारा है, डाउ जोन्स है, S&P है, नास्डैक है, रसेल है, विक्स है,
ठीक है। तो ऐसे यूएस में बहुत सारा है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि एशियन मार्केट हो या वर्ल्ड मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा एरिया लिया है। और जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है सर, बिकॉज आप लोग सब फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स बन रहे हो, फाइनेंस प्रोफेशंस, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जगह है इंडियन मार्केट में अपना जगह बनाने का। तो ये मतलब बेसिकली बहती गंगा में हाथ धो लो सर, मतलब समय है आप लोगों के लिए, 3-4 साल का टाइम है आप लोगों के पास, एकदम बहुत बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन लो और बेस्ट क्वालिटी स्कोर करो और अपने आप को बनाओ। जहां जाना है जाओ, सेबी में जाना है सेबी में जाओ, मार्केट में जाना है मार्केट में जाओ, मजा करो सर। पावर ऑफ सेबी for the discharge of its function efficiently, SEBI has vested following powers to approve by law of stock exchange। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का जो भी बाई लॉज है उसको अप्रूव कौन करेगा? सेबी। To require the stock exchange to amend their bylaws, to inspect the books of accounts। Books of accounts means अरे अकाउंटेंसी सर, आप लोग अकाउंट्स करते हो ना, अकाउंट्स चेक करना होगा, ठीक है, इंस्पेक्ट करना होगा। कंपनी का डिटेल्स कहाँ मिलता है? अरे कंपनी का डिटेल्स कहाँ मिलता है? अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना आना चाहिए, तभी तो चार्टर्ड सीएस सीएमए तीनों को अकाउंट्स में इतना नॉलेज लेने का जरूरत पड़ता है ताकि आप ऑडिट में भाग ले सको, है ना, इंस्पेक्ट कर सको, बड़े टीम में आ सको। इफ यू नो अकाउंट्स, आप इन्वेस्टिगेशंस में दम लगा सकते हो, ठीक है। एंड कॉल फॉर पीरियडिकल रिटर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिटर्न जमा करना पड़ता है हर एक कंपनी को सेबी के परमिशन के हिसाब से। जैसे इंडिया में 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएसई और एक एनएसई, बट और एक स्टॉक एक्सचेंज जैसे जो एक्टिव है। ऐसे तो पहले बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, बट एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज करेंटली 3 है। क्या क्या सर? एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिसमें कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता, बट एक्टिव है, वहां पर कंपनी लिस्टेड होता है सर, ये आपको बता के रखा मैं, ठीक है। बाकी बैंगलोर था, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज था, ये सब अभी बंद हो गया है, अभी नहीं चलता। एक्टिव 3 ही है, जिसमें 2 ऑनलाइन में मतलब हम लोग ट्रेडिंग वगैरह सब कर पाते हैं। टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, टू कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज। जब भी कोई कंपनी आता है ना मार्केट में, तो वो एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में भी अपना स्टॉक को मतलब बेसिकली लिस्टेड कर सकता है। जैसे ये देखो, किसको लूं, जोमेटो जब लिस्टेड हुआ था तो जोमेटो मोस्ट प्रोबब्ली एनएससी बीएससी दोनों में ही लिस्टेड हुआ था। यहाँ पर डिटेल्स दिखता है नॉर्मली सर। एक्सिस बैंक तो सर 2 जगह আছে। हाँ, अरे मैक्सिमम आपको 2 जगह में ही मिलेगा, बट अगर कोई चाहे तो एक जगह में भी लिस्टेड हो सकता है। सर एक्सिस बैंक बीएससी तो আছে, एनएससी तो আছে। हाँ, वो तो है। एक्सिस बैंक जैसे कंपनीज तो बीएससी एनएससी दोनों में है। मैं रिसेंट ट्रेंड में दिखा रहा था, एक्सिस बैंक तो काफी पुराना लिस्टिंग है बाबू, बहुत पुराना लिस्टिंग है, ठीक है। तो आपको बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड दिखेगा, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा बहुत सारा दिखेगा। तो टू कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, ये सब चीजें देखने का रिस्पांसिबिलिटीज किसको है? सेबी का। ये सेबी का पावर है सर, ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ, हाँ सर, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। नहीं, सेबी नॉट कॉमन मैन। ओके, सेबी's role in business facilitations. SEBI is responsible for the development of India's capital market। अरे पूंजीवाद का मार्केट है ये। जो लोग पूंजीवाद के खिलाफ है वो लोग अभी चुप रह जाओ, बिकॉज पूंजीवाद समझते हो सर? कैपिटलिज्म। हाँ, मार्केट में 3 तरह का लोग नॉर्मली दिखता है सर, एक कैपिटलिज्म वाले, एक सोशलिज्म वाले। सर आप लोग कौन हो, कैपिटलिज्म वाले कि सोशलिज्म वाले? कौन सी टीएम है यहाँ पर? सर पार्टीबाजी मत करो। मिक्स्ड। इंडियन है तो फिर मिक्स्ड ही हो जाएगा सर। हाँ सर बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? सीपीएम बोलने से, सीपीएम एक्चुअली सोशलिज्म है ना, सीपीएम का कॉन्सेप्ट सोशलिज्म है। चाइना में चलता है सोशलिज्म, रशिया में चलता है सोशलिज्म, ठीक है। ऐसे सोशलिज्म, हाँ बोलो। बोलने से चलता है, चाइना का इतना सारा कंपनी है। चाइना बोलने, हाँ ये बात आपने सही बोला सर। कौन, आदृति बोला क्या ये वाला? सर हाँ, ये बात आपने एकदम सही बोला सर। आपका ये ऑब्जर्वेशन, मैं बहुत दिन बाद मेरे को किसी का ऑब्जर्वेशन अच्छा लगा कि चाइना बोलने के लिए सोशलिज्म है, हाँ, लेकिन विदाउट कंपनी, विदाउट बिजनेस चाइना इतना वर्ल्ड में इस तरह से कैसे बढ़ गया? ये नाम का सोशलिज्म है। हाँ, अगर सच में सोशलिज्म कोई किया है रिसेंट ट्रेंड में तो रशिया ही है, बट सोशलिज्म का सबसे बड़ा देखना भी पड़ा हमें। रशिया पूरा टूट के खत्म हो गया, अभी रशिया में कोई बात ही नहीं है वो वाला।
मतलब सोशलिज्म सुनने में अच्छा लगता है, बट रियलिटी में सोशलिज्म को एक्चुअल में एप्लीकेबल करना इतना आसान बात नहीं है। और चाइना नाम का सोशलिज्म है, नाम का सोशलिज्म। ये बात सही बोला आपने। एक्चुअली सोशलिज्म का मेरा एक वो इकोनॉमिक्स क्लास, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग वाला इकोनॉमिक्स क्लास किए होंगे किसी ने, तो वहां पर एक एग्जांपल था सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। हाँ सर, क्या एग्जांपल था, किसी को याद है? सोशलिज्म कैपिटलिज्म का डिफरेंस किसको याद है? जल्दी बोलो। अगर याद नहीं है तो बाद में जब क्लास मिलेगा कर लेना। किसी को नहीं याद है? सर हम लोग वो एक गोट लिए थे ना सर, एक बकरा लिए थे, और क्या बोले थे कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में फर्क समझाए थे आप लोगों को। कि मानो कि एक बकरी है, ठीक है, वो उसको उसका ओनर क्या किया, चरने के लिए छोड़ दिया। जैसे मानो इसको छोड़ दिया, इसको जो मर्जी है वो खाएगा। कभी घास की जगह अगर किसी का पॉटी भी खा ले तो ये उसका है। आप समझ रहे हो बात? हाँ, घास खाने के लिए छोड़ा इसको, कभी अच्छा घास खाएगा कभी बुरा घास खाएगा। दिस इज एक्चुअली कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म पूरा फ्री इकोनॉमी होता है। अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप टॉप क्लास बन सकते हो, और आपके पास अगर नॉलेज ना हो या फिर अपॉर्चुनिटी लेना नहीं आता है तो आपका डब्बा हालत हो सकता है। ये कैपिटलिज्म है। सोशलिज्म में क्या है, इसका ओनर जो है ना इसको पकड़ के रखेगा। सोशलिज्म में इसका ओनर इसको पकड़ के रखेगा, और जहां घास खाने बोलेगा वहीं पर घास खाना पड़ेगा। जैसे देखो ये वाला, इसको बांध के रखा है ना, अरे देखो, यस सर। यस सर। इसको जो घास खाने के लिए बोला है वो वही घास खा सकता है। कोई इनोवेशन नहीं कर सकता, ये अपने हिसाब से जिंदगी नहीं चला सकता, कोई फ्रीडम नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर अगर उसका ओनर ने उसको अच्छा घास खिलाएगा तो वो अच्छा ही खाएगा, अगर ओनर खराब घास खिलाएगा तो खराब ही खाएगा। ये है सोशलिज्म। हाँ सर, इंडिया थोड़ा मिक्सड अप करते हैं, कभी कभी बांध देता है और कभी कभी क्या करता है सर, इंडिया कभी कभी बांध देता है कभी कभी छोड़ देता है ना। इंडिया को दोनों में मेरे हिसाब से कोई एक होने से ही अच्छा है, बट इंडिया जैसे कंट्री के लिए एक होना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तो करेंट इंडियन कंडीशन तो ऑब्वियसली मतलब क्या बोलूं सर, मिक्स के लिए ही एकदम बेहतर है। अभी इंडियन इकोनॉमी में ना पूरा कैपिटलिज्म सही है और ना ही पूरा सोशलिज्म सही होगा। जो भी हो, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हाँ बोलो सर। बोल पर सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया कैपिटलिस्ट होने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, कोशिश कर रहा है, यस यस कोशिश कर रहा है सर, ये मैं भी बोलूंगा। इंडिया कैपिटलिज्म ही होने का कोशिश कर रहा है, और करंट अप्रोच तो वही है। करंट अप्रोच तो वही है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन सिस्टम हो रहा है ये अच्छा है ना, हम आपके लिए अच्छा है। सिर्फ उसके लिए खराब है जो सिक्योर्ड माइंडेड होते हैं, जो नॉलेज लेना नहीं चाहता। हम आप जैसे लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इनोवेशन पे बिलीव करते हैं, जो फ्रीडम में बिलीव करते हैं। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो फिर करो ना, जो मर्जी, अच्छा है। तो सिक्योर्ड माइंडेड, जो टिपिकल जॉब माइंडेड होते हैं कि नहीं सरकार मेरे को नौकरी देगा, जैसे बोलेगा मैं वैसा करूंगा, लेकिन इसमें 135 करोड़ लोगों का अच्छा नहीं हो सकता इंडिया जैसे कंट्री में। ऊपर से करप्शन का इश्यूज तो है ही। इंडिया का करंट अप्रोच एकदम सोशलिज्म का ही है सर, सॉरी कैपिटलिज्म का है, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। बट अभी देखो समय लगेगा, अभी इतना जल्दी तो कैपिटलिज्म कर नहीं सकता, ठीक है, समय लगेगा। मेरे हिसाब से 2050 में जब पहुंचेगा इंडिया, शायद कैपिटलिज्म पावर में एक वन ऑफ द पावर बन सकता है। अगर आप मुझे पूछो कि सर आप सपोर्ट करते हो, सर मैं तभी सपोर्ट करूंगा जब इंडिया का सारा लोगों के लिए सेम काइंड ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। मेरा एक ही इच्छा है सर, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आप सबके लिए सिमिलर एजुकेशन कर दो। मतलब जो एजुकेशन कोई भी सिटी में बैठ के स्टूडेंट्स को मिल सकता है, फैमिलीज को मिल सकता है, सेम एजुकेशन इंडिया के गांव गांव के लोगों को मिलना चाहिए। ये जिस दिन हो जाएगा, मतलब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग। मतलब ऐसा नहीं कि कोई जेवियर्स में पढ़ेगा तो ज्यादा जानेगा और कोई गांव का कोई समथिंग विद्यालय में पढ़ेगा तो कम जानेगा। क्या आप मेरा बात समझ पा रहे हो सर? हाँ, कम से कम एजुकेशन में तो बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ का लोग बर्गर खाए, चिली चिकन खाए, फर्क नहीं पड़ता। गांव का लोग चावल गेहूं सिजा के खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिसको जो खाना है खाएगा, बट कम से कम एजुकेशन इक्वल होना चाहिए। क्या बोलते हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से कम 2021 में ये तो होना चाहिए ना सर। हाँ सर, आप लोगों का क्या राय है? सर है ना, बस एजुकेशन इक्वल कर दो सबको, और एक पूरा जनरेशन सिमिलर एजुकेशन में बनने दे दो। ऐसा नहीं कि कोई जो लोग कोलकाता में है या मुंबई में है,
कोई दिल्ली में है तो कोई अच्छा कॉलेज में पढ़ता है तो ज्यादा अच्छा एडुकेशन ले रहे हैं, नहीं। बेसिक एडुकेशन सबके लिए इक्वल करो पहले, सबके लिए इक्वल एडुकेशन। जो नॉलेज यहाँ का मतलब सिटीज पीपल को मिलेगा, सेम नॉलेज एकदम कोर से कोर गांव के बच्चे को मिलेगा, चाहे वो जैसलमेर के कोई रेगिस्तान में क्यों ना हो, बट सिमिलर एडुकेशन होना चाहिए। इट्स पॉसिबल इन टुडेज ऑनलाइन वर्ल्ड, सीरियसली आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में ये पॉसिबल है सर, एकदम पॉसिबल है। अगर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो ये संभव है। और जिस दिन ये हो जाएगा और एक पूरा जनरेशन सेम एजुकेशन सिस्टम में बनेगा और ऑब्वियसली क्वालिटी वाला, ठीक है, उसके बाद देखना ऑटोमेटिकली ये फ्री इकोनॉमी का मतलब समझ में आएगा। जो यूएसए में है वहां पर सबके लिए सिमिलर एजुकेशन दिखता है कॉम्पेरेटिवली। हमारे देश में क्या है, जो लोग कोई बड़े शहर में रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, उनको लगता है शहर में कुछ ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे थोड़ा फैसिलिटी सब कुछ क्या है ना, सिटी के मतलब सिटी ओरिएंटेड फैसिलिटी है। कोलकाता में, इधर ईस्टर्न रीजन में कोलकाता ओरिएंटेड फैसिलिटी, वेस्ट में जाओ मुंबई ओरिएंटेड फैसिलिटी, साउथ में जाओ बैंगलोर ओरिएंटेड फैसिलिटी, नॉर्थ में सारा का सारा चीज दिल्ली में ही और कहीं कुछ दिखता नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैसिलिटी सभी जगह में होना चाहिए, कम से कम एडुकेशन का, कम से कम एडुकेशन का ये तो कम से कम सिमिलर सबको दे दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। क्या सर, फैसिलिटी का बात ही तो चल रहा है यहाँ पर, बिजनेस फैसिलिटी का बात बोला, मैं तो आपको एजुकेशन फैसिलिटेशंस के बारे में मेरा ओपिनियन रख लिया। अब आप लोग भी सोचा करो, मैं तो ऐसे बोलता रहता हूँ पागल की तरह। ओके देखो, इट इवन फैसिलिटेट ओवरसीज एंटिटीज डिजायर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट। अगर ओवरसीज एंटिटीज को इंडियन कैपिटल मार्केट में आना है, आता है सर, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन इक्विटी मार्केट कंपनीज इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इट कोऑर्डिनेट्स विद मार्केट डेवलपर्स एंड रेगुलेटर्स अब्रॉड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर्स फेथ। मतलब फॉरेन का पैसा इंडिया में आएगा या फिर इंडियन इन्वेस्टर का मनी इंडिया में आएगा, इसका फेथ किस पे डिपेंड करता है, सेबी पे डिपेंड करता है। बहुत बड़ा काम है सर, ठीक है। इन द फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड thus assures the corporate of steady flow of funds, corporates of steady flow of funds, ये है सेबी, ठीक है, कि बिजनेस के एरिया में प्रॉपर फंड का फ्लो बने रहे, इसको देखना इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। ये रहा, नेक्स्ट बातचीत करूंगा, नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा। ऐसे एक बात करूं सर, ये कंपटीशन कमीशन के ऊपर तो आज मैं बात कर ही लिया आप लोगों से। अरे कंपटीशन कमीशन के बारे में आज मैं स्टार्टिंग वाला जो मेरा पॉइंट था सीसीआई पे ही था, है ना। तो आप लोग एक बार प्लीज, नोट्स तो मैं शायद सबको शेयर कर दिया, अगर किसी के पास नहीं है जस्ट एक बार मेरे को बताओ कि सर मेरे को नोट्स दे दो, मैं नोट्स दे देता हूँ। आप लोग एक काम करो, प्लीज इस नोट्स को एक बार पढ़ लो, सीसीआई को, ठीक है, सीसीआई को एक बार पढ़ लो, फिर कोई डाउट रहे तो प्लीज आस्क मी। ऐसे कंपटीशन एक्ट सर, जब आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में आओगे ना, आपको कंपटीशन एक्ट भी पढ़ा जाएगा, डोंट वरी। फाइनल में भी पढ़ाया जाता है कंपटीशन एक्ट, सीए में भी, सीएस में भी, एज वेल एज सीए में भी। तो फिर आगे का चर्चा जारी रहेगा सर आरबीआई पे, कंपटीशन पे। बट कंपटीशन एक बार प्लीज गो थ्रू करना, बिकॉज हम लोग कंपटीशन में ऑलरेडी केस स्टडीज कर चुके हैं। नाउ जस्ट आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना कंपटीशन को, ठीक है। तो कंपटीशन गो थ्रू हो जाएगा, सेबी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास सिर्फ आरबीआई और आईआरडीआई थोड़ा बता देंगे, बिजनेस फैसिलिटी और नाबार्ड के बारे में थोड़ा बात करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा ये बिजनेस फैसिलिटी कैसे होता है। ऐसे यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है सर, मतलब नॉर्मल डिफरेंस देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन जैसे हम लोग क्लास में क्या करते हैं, थोड़ा केस स्टडीज वाइज पढ़ाई कर लेते हैं ना सर, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू से, वो जरूरी है सर, वो जरूरी है। हाँ सर, क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? नहीं है क्या? अगर आप लोग बोलोगे तो फिर नेगेटिव सर याद रहता है नहीं, तो फिर अगर आप लोग बोलोगे जरूरी नहीं नॉलेज है इंक्रीज হয় অনেকটা, तो फिर मैं क्या करूंगा, सिर्फ वो किताब से पॉइंट आउट कर दूंगा और छोड़ दूंगा, मेरा काम खत्म, सिलेबस वैसे याद रहता है। एक्चुअली देखो, अगर आप लोग नॉर्मल कोई पढ़ाई करते ना, तो मैं बोलता कि टिकी टिकी कर देता हूँ और कुछ पॉइंट में 2-4 बात कर लेता हूँ, मेरा भी दिमाग कम खाता, ठीक है, खत्म होता और अच्छा रहता। लेकिन ये हर बात में एक पॉइंट के लिए केस स्टडीज करने से क्या है, आपको शायद मैं एक ही पॉइंट पढ़ा पाऊँ, शायद, ठीक है, शायद मैं ज्यादा कवर ना कर पाऊँ, बट अगर एक पॉइंट कवर करूंगा तो शायद आप 10 पॉइंट आप खुद पढ़ सकते हो। ये मेरा मानना है कि इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड एंड व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, अगर आपको ये पता चल जाए ना, तो बाकी काम आप खुद से कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं सर सिर्फ टिकी टिकी कर दो, तब तो मेरा क्या बोलो सर, 2 मिनट में काम खत्म, लोड भी नहीं आएगा दिमाग में। ओके सर, प्लीज कर लेना एक बार अच्छे से মানে স্যার ওই হোয়াট টু প্রোডিউস, হুম টू প্রোডিউস, ওই রকম কনসেপ্ট। एग्जैक्टली, मतलब यू हैव टू नो एवरीथिंग, हर बात में सवाल होना चाहिए, हर पॉइंट में आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए,
और उस क्वेश्चन का जवाब भी आपको रियल लाइफ में ढूंढना चाहिए, तभी ना आप लोग प्रोफेशनल एक्चुअल में बन पाओगे। मतलब यही होता है बाकी एजुकेशन के साथ प्रोफेशनल एजुकेशन का फर्क। प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड, सीए, सीएमए, इसमें क्या होता है ना, आपको एक्चुअलिटी समझना चाहिए कि रियल में हो क्या रहा है। अगर आप ये जानोगे तो आप बन जाओगे, और अगर आप बोलोगे नहीं हमको सिर्फ वो कुछ क्वेश्चन दे दो, बस उसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं, नॉलेज का जरूरत नहीं है, मतलब साइलेंसर टाइप एजुकेशन अगर सोचते हो ना, 3 इडियट्स टाइप का, ठीक है, वैसे एजुकेशन में ज्यादा अच्छा कुछ होता नहीं है सर। ओके सर, ठीक है, फिर आज इतना ही है। ओके सर, टाटा फिर सर सबको, बाय। जिसके पास नोट्स नहीं है प्लीज पिन कर दो। कर दीजिएगा ना। ओके सर, एक बार व्हाट्सएप कर दो ना सर एक बार, ठीक है, मैं अगर भूल जाऊंगा तो व्हाट्सएप करोगे तो याद रहेगा। ओके सर, थैंक यू।